अध्याय 0141 छोटा दांव अध्याय 141 छोटा दांव। लॉन्ग जुई शरारत से हंसने लगी। चेन जियांग का कटा हुआ लौकी जैसा चेहरा देखकर उसकी हंसी और भी ज्यादा घमंडी हो गई। उस पल चेन जियांग बस उसकी गांठ पर इतना तमाचा मारना चाहता था कि उसकी गांठ पर खिले हुए फूल दिखाई देने लगे। संक्षेप में इसका अनुवाद करना मुश्किल था। खिलते फूल का मतलब है जब आप नितंबों पर थप्पड़ मारते हैं तो हाथ का लाल निशान रह जाता है जो खिलते फूल जैसा दिखता है, और जाहिर है यही हिस्सा सबसे कठिन था। कोलन कोष्टक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। छोटे ड्रैगन, मैंने तुम्हें 8 से 10 दिनों तक भूखा रखने का फैसला किया है। चेन जियांग ने अपने दिल में गुस्से को दबाते हुए और अपने दांतों को भींचते हुए कहा। नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। वैसे भी तुम एक बुरे आदमी हो, अयाश हो। मैंने तो बस वही कहा जो तुम्हारे दिल में था। और क्या तुमने नहीं देखा कि वो कियान कितनी खुश थी? ये तो दोनों तरफ से फायदा उठाने जैसा है, लॉन्ग जुई ने गर्व से कहा। सौभाग्य से इस लॉन्ग जुई ने केवल वू कियान और हुआ शियांग के सामने ही शरारत की थी। अगर उसने यह एल्डर डैन या किसी अन्य शक्तिशाली व्यक्ति के सामने किया होता तो चेन जियांग के पास 10 जिंदगियां भी होती, वे भी काफी नहीं होती। वह निश्चित रूप से मर चुका होता। चेन जियांग को समझ में नहीं आया कि 1 वर्ष से भी कम उम्र का ये छोटा ड्रैगन इतना अजीब क्यों था। वास्तव में उसका दिमाग एक वयस्क जैसा था। अगले दिन कीमिया प्रतियोगिता के दौरान लगभग 100 लोगों ने नामांकन कराया था और प्रतियोगिता के नियम बहुत सख्त थे। साथ ही प्रतिभागियों को कई लोगों के सामने नृत्य को परिष्कृत करना था, इसलिए ऐसा करने के लिए एक निश्चित साहस और दृढ़ विश्वास की आवश्यकता थी। आमतौर पर कीमियागर अपने निजी कमरे में, जहां कोई व्यवधान न हो, नृत्य का अभ्यास करते हैं। हालांकि आज की प्रतियोगिता एक ऊंचे मंच पर सभी की उपस्थिति में थी, इसके लिए एक निश्चित मानसिक सहनशक्ति की आवश्यकता थी। इसके अलावा आसपास का वातावरण बहुत शोरगुल वाला था जो उनके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता था, लेकिन यह एक कीमियागर के स्तर की परीक्षा ले सकता था। आज चौक पर कम लोग थे, फिर भी चौक भरा हुआ था। आखिरकार यह एक प्रतियोगिता ही तो थी। जो भी देखने आया वह बहुत जिंदादिल था। इसके अलावा कई लोगों ने सुना था कि चेन जियांग भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाला है, इसलिए उन्होंने प्रतियोगिता के दौरान स्टैंड से उसे परेशान करने का फैसला किया था ताकि वह शांत मन से नृत्य न कर सके। चेन जियांग ने युन शियादाओ और बाकियों को नहीं देखा था। डींगू डोंगचेन भी मौजूद नहीं थे। इस वजह से चेन जियांग मन ही मन झूरोंग और बाकियों से नफरत करने लगा था। जाने से पहले उन्होंने उसका अभिवादन करने की भी नहीं सोची, जबकि वू कियान ने उसे बता दिया था। एक ऐसी शख्सियत जिसका उससे ज्यादा वास्ता नहीं था। इससे उसके दिल में गर्मजोशी का एहसास हुआ। वू कियान के लिए उसके दिल ने इस सबसे बेहतरीन हसीना को नकारा नहीं, बल्कि दिल ही दिल में उसे वो थोड़ी पसंद आई। पूरी रसायन शास्त्र प्रतियोगिता की देखरेख एल्डर डैन कर रही थी। उनकी प्रचंड आंखें नीचे की ओर देख रही थीं और कई रसायन शास्त्रियों को डर से कपकपी छूट गई। एल्डर डैन, इस रहस्यमयी और गुस्सैल महिला के बारे में शायद ही कोई ऐसा हो जो उनसे न डरता हो। अगर एल्डर डैन क्रोधित होती तो उन्होंने चेन जियांग को देखकर सबक सीख लिया होता। हालांकि एल्डर डैन चेन जियांग के सख्त खिलाफ थी। चेन जियांग एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड में ही रह रहा था। कई लोगों का मानना था कि एल्डर डैन ने जानबूझकर उसे वहां भेजा था ताकि वह उससे सीधे तौर पर निपट सके। चेन जियांग, नीला गहन वृक्ष की वृद्धि दर इतनी तेज क्यों है? यह मेरे अनुमान से कहीं ज्यादा है। एल्डर डैन की आवाज मानो रेशम के धागे से गुजर रही हो चेन जियांग के कानों तक पहुंची। मुझे नहीं पता, लेकिन चाहे ये कितनी भी तेजी से बढ़ रहा हो, इसका तुमसे कोई संबंध नहीं है। इसे तो मैंने ही लगाया था। चेन जियांग ने भी इसी तरह जवाब दिया और उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। हम्फ, इतने सारे नीले गहरे फलों का तुम क्या करोगे? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि इमारत की नींव कैसे तैयार की जाती है। डैन, एल्डर डैन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। क्या मैं इन्हें खा नहीं सकता? वह चीज मेरी है, मैं क्या करना चाहता हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। चेन जियांग हंसा और बोला। एल्डर डैन का पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। वह दिल से खुश था। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। वह गर्व से भर गया। रसायन विद्या प्रतियोगिता शुरू होती है। अगर कोई भी धोखाधड़ी या नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उन्हें निश्चित रूप से चरम मार्शल संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाएगा। जल्दी से अपना स्थान चुनें। एल्डर डैन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसकी मर्मस्पर्शी और राजसी आवाज ने सभी के शरीर को कांप दिया। पूरा चौक तुरंत शांत हो गया। चेन जियांग अभी जगह चुनने ही वाला था कि अचानक उसने एल्डर डैन को बोलते सुना। चेन जियांग, मेरे पास रहकर दान का शोध करो। तुम बड़े चालाक हो। मुझे डर है कि तुम कुछ ऐसी तरकीबें इस्तेमाल करोगे जो आंखों से दिखाई नहीं देती। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कैसे शोध करते हो। अन्य लोगों को दान साधना में निपुण बनाने के लिए चौक के बीचों बीच एक विशाल ऊंचा मंच बनाया गया था और एल्डर दान कुछ दूरी पर ऊंचे मंच पर खड़े थे, जिससे प्रतिभागियों को अपेक्षाकृत आराम मिला। एल्डर दान के पास होने पर उनके लिए सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि सभी एल्डर दान से भयभीत थे। चेन जियांग ने हल्की सी नाक सिकोड़ी। उसे एल्डर डैन से डर नहीं था। आखिर वह उसकी मार्शल भतीजी थी और उसने पहले भी ट्रूची डैन को निखारने के दौरान उसका मार्गदर्शन किया था। तभी लगभग 20 साल का एक आदमी, जिसकी उम्र कुछ बच्चों जैसी थी, एल्डर डैन के ऊंचे मंच की ओर बढ़ा। ये देखकर सभी हैरान रह गए। हालांकि इस आदमी का चेहरा घमंड से भरा था, लेकिन उसकी कमर पर सफेद जेड कार्ड देखकर कई लोग हक्के बक्के रह गए। सभी को तुरंत इस आदमी की पहचान पता चल गई। क्या वह जड़ी बूटी राजा पर्वत के लू परिवार का स्तर 3 का युवा कीमियागर नहीं है?
मुझे याद है उसका नाम लू झेंगनान है। इतनी कम उम्र में ही वह सच्चे मार्शल क्षेत्र में है और स्तर 3 का कीमियागर भी है। लगता है भविष्य में वह एक असाधारण व्यक्ति बन जाएगा जो सिर्फ अपने नाम से ही किसी क्षेत्र को नियंत्रित कर सकेगा, एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा। चेन जियांग ने भी कल रात वू कियान से इस आदमी के बारे में सुना था। उसने जड़ी बूटी राजा पर्वत के लू परिवार के बारे में भी सुना था। यह एक ऐसा परिवार था जो बड़ी संख्या में जड़ी बूटियों पर कब्जा करता था। उनके पास नीला गहरा फल भी था, लेकिन वे उसे बेचते नहीं थे। लू परिवार में कई शक्तिशाली मार्शल कलाकार भी थे। अफवाह थी कि लू परिवार में एक निर्वाण क्षेत्र का बूढ़ा आदमी भी था। शिष्य लू झेंगनान एल्डर डैन का अभिवादन करते हैं। लू झेंगनान ने एल्डर डैन को सम्मानपूर्वक सलामी दी, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी गर्व था। क्या तुम कुछ करना चाहते हो? लू झेंगनान की गंदी नजर देखकर एल्डर डैन के मन में गुस्सा तो आया, लेकिन उसने उस पर हमला नहीं किया। उसे लगा कि चेन जियांग इस लू झेंगनान से ज्यादा मिलनसार है। शिष्य ने कल रात सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है, लेकिन मुझे पता है कि सच्चे मार्शल क्षेत्र के शिष्य ग्रैंड टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सकते। फिर भी मैं भाग लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चेन जियांग से मुकाबला करना चाहता हूँ। लू झेंगनान ने चेन जियांग को देखा। उसकी आंखों में आक्रामक भाव और तिरस्कार भरा हुआ था, मानो वह कह रहा हो, मैं अब तीसरे स्तर का रसायनज्ञ हूँ और सच्चे मार्शल क्षेत्र में भी हूँ। तुम मुझसे कहीं कमतर हो। चेन जियांग ने मन ही मन आह भरी। हालांकि उसने माना कि इस लू झेंगनान की प्रतिभा अच्छी थी, फिर भी वह बहुत अनुभवहीन था। उसे पहले से ही अंदाजा था कि हारने के बाद ये लू झेंगनान पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगा, लेकिन दूसरे शिष्यों की राय में यह एक विस्फोटक जानकारी थी। लू झेंगनान वास्तव में सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। उसकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। हालांकि वह युन शियादाओ से 2 साल बड़ा था, फिर भी लू झेंगनान एक रसायन शास्त्री था। इसीलिए सभी का मानना था कि लू झेंगनान युन शियादाओ से ज्यादा प्रतिभाशाली है। अगर यह सिर्फ कीमिया है तो कुछ नहीं, मैं तुम्हें इस प्रतियोगिता में भाग लेने दूंगा, लेकिन अगर यह मार्शल आर्ट प्रतियोगिता है तो तुम्हें पहले से ही जवाब पता होना चाहिए, एल्डर डैन ने कहा और उसे जाने दिया। वह बस ये देखना चाहती थी कि चेन जियांग लू झेंगनान को हरा पाएगा या नहीं। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, भाई लू 1000 साल में एक बार पैदा होने वाला एक दुर्लभ प्रतिभाशाली व्यक्ति है। आपके साथ प्रतिस्पर्धा करना मेरे लिए खुशी की बात है। चूंकि भाई लू मेरे लिए आया है तो मैं थोड़ा दांव लगाऊंगा, साथ ही माहौल को और भी जीवंत बना दूंगा। चेन जियांग एक बार फिर दांव लगाने वाला था। पिछली बार उसने एक ट्रू मार्शल रियल्म प्रशिक्षु और एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड में प्रवेश की योग्यताएं जीती थीं। इस बार वह दांव पर क्या लगाएगा? एल्डर डैन को भी यह बहुत दिलचस्प लगा। हालांकि वह हर कदम पर चेन जियांग के खिलाफ थी, फिर भी उसे चेन जियांग की चिंता थी। अपने एकांत प्रशिक्षण से बाहर आते ही उसने सबसे पहले चेन जियांग और उसके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में पूछताछ की, और चेन जियांग ने उसे निराश नहीं किया। उसने खूब हंगामा मचाया। सच्ची कामना। लू झेंगनान गर्व से मुस्कुराया। अगर चेन जियांग ने इसका जिक्र न भी किया होता तो भी वह खुद ही इसका सुझाव देता। वह एक सच्चे मार्शल दायरे का मार्शल कलाकार था और लेवल 3 का कीमियागर भी। उसे डैनशियांग टॉवर से प्रमाण पत्र मिला था, जो एक बहुत ही उच्च सम्मान है। चूंकि आपने पहले दांव लगाने का प्रस्ताव रखा है, तो आप क्या दांव लगाना चाहते हैं? लू झेंगनान ने पूछा। वह जानता था कि चेन जियांग के पास काफी संसाधन हैं और दांव निश्चित रूप से सबको चौंका देने के लिए काफी होगा। हालांकि वह चिंतित नहीं था। उसे लगा कि वह जीत सकता है। हर जुआरी हमेशा ऐसा ही सोचता है। चेन जियांग ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी हथेली को पलटा और नीले और सुनहरे आभा में चमकते हुए 3 डैन उसकी उंगलियों के बीच फंस गए। चेन जियांग ने वास्तव में 3 बिल्डिंग फाउंडेशन डैंस का उपयोग किया था, जिसे उन्होंने स्वयं एक एंटे के रूप में परिष्कृत किया था। अध्याय 0142 अंतिम प्रहार। अध्याय 142 अंतिम प्रहार। 3 बिल्डिंग फाउंडेशन डैंस। क्या तुम शर्त लगा रहे हो या नहीं? चेन जियांग ने पूछा। प्रतियोगिता में जिसकी रैंकिंग दूसरे से ऊंची होगी वही जीतेगा। अभी कुछ समय पहले वे 3 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन दूसरों की आंखों के लिए चकाचौंध करने वाले थे, फिर भी उन्होंने उन्हें सिर्फ एक छोटी सी शर्त कहा। उन सभी के लिए अपने पूरे जीवन में एक बिल्डिंग फाउंडेशन डैन देखना भी मुश्किल था। वहीं चेन जियांग ने दांव के लिए एक साथ 3 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन निकाल लिए। महज एक शर्त के लिए इस तरह की चीजें निकालना सरासर फिजूल खर्ची थी। कई लोग चेन जियांग को कोस रहे थे। एल्डर डैन भी दंग रह गए। उन्होंने तुरंत चेन जियांग को बताया, ये तुम्हें कहाँ से मिले? उसी समय लू झेंगनान ने ये भी पूछा, आपको ये बिल्डिंग फाउंडेशन डैंस कहाँ से मिले? यदि चेन जियांग ने स्वयं इन दानों को परिष्कृत किया होता तो लू झेंगनान को कुछ भी दांव पर नहीं लगता। ये मुझे कहाँ से मिले, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो या नहीं? अगर शर्त नहीं लगा रहे हो तो रहने दो, चेन जियांग ने उपेक्षापूर्ण स्वर में कहा। सावधान लोग देख सकते थे कि इन 3 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन में से 2 अपेक्षाकृत गहरे रंग के थे, जबकि एक अपेक्षाकृत ज्यादा चमकदार था। बेशक किसी ने नहीं सोचा था कि चेन जियांग ने ही इन बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को परिष्कृत किया होगा। यहाँ तक कि एल्डर डैन भी मानती थी कि यह उनके लिए असंभव था। उनकी राय में चेन जियांग के लिए अभी बहुत जल्दी थी, और उनके पास अग्नि आत्मा भी नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नहीं कर सकते तो शर्त मत लगाइए। चेन जियांग ने निराशा के भाव के साथ बिल्डिंग फाउंडेशन डैंस को वापस ले लिया। लू झेंगनान शर्त नहीं लगा पा रहा। इससे न केवल संप्रदाय में उसकी बदनामी होगी, बल्कि पूरे लू परिवार में उसका उपहास भी होगा। उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, मेरे पास फिलहाल बिल्डिंग फाउंडेशन डैन नहीं है, लेकिन अगर मैं हार गया
तो 10 दिनों के भीतर मैं तुम्हें 3 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन अवश्य दूंगा। चेन जियांग के पास 3 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन थे, लेकिन उसने उनमें से किसी का भी उपयोग नहीं किया था। सभी का मानना था कि चेन जियांग ने इन्हें ट्रू मार्शल दायरे में प्रवेश करने के लिए तैयार किया था। कई लोग चेन जियांग से बेहद ईर्ष्या करते थे। आखिर तैयारी के लिए ही 3 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन प्राप्त करना, हर कोई भविष्य में चेन जियांग को ट्रू मार्शल दायरे का मार्शल आर्टिस्ट बनते हुए देख सकता था। प्रतियोगिता के मंच पर मौजूद वे अनुभवी रसायन शास्त्री मन ही मन आहें भर रहे थे। उनका भाग्य इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि रसायन शास्त्र में वे इन 2 युवा रसायन शास्त्रियों से हार जाएंगे। चेन जियांग के बिल्डिंग फाउंडेशन डैन की उत्पत्ति के बारे में किसी को कोई खास जिज्ञासा नहीं थी। चेन जियांग ने जानबूझकर यह खुलासा नहीं किया कि उसे ये कैसे मिला, भले ही एल्डर डैन ने ही इसके बारे में पूछा हो। उसने ऐसा एल्डर डैन को निराश करने के लिए जानबूझकर किया था। रसायन शास्त्र प्रतियोगिता बहुत व्यापक थी। सभी प्रतिभागियों को अपेक्षाकृत सामान्य दानों की सूची में से परिष्करण करना था, जबकि प्रतियोगिता में उच्चतम श्रेणी का दान उच्च श्रेणी का आत्मा स्तर का दान था। हालांकि अधिकांश प्रतिभागी केवल मध्य श्रेणी के आत्मा स्तर के दानों का ही परिष्करण कर पाए। लू झेंगनान ने इसे आसानी से पूरा कर लिया, क्योंकि स्तर 3 के रसायन शास्त्री को 3 अलग अलग प्रकार के मध्य श्रेणी के आत्मा स्तर के दानों का परिष्करण करना आवश्यक था। पहली प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को आधे घंटे के भीतर निम्न श्रेणी के नश्वर स्तर के शमन शरीर दान को परिष्कृत करना था। पलक झपकते ही आधा घंटा बीत गया। सबसे पहले सफलतापूर्वक शोधन पूरा करने वाला लू झेंगनान था, जबकि चेन जियांग ने जानबूझकर गति धीमी कर दी थी। उसने समय सीमा समाप्त होने पर ही रसायन भट्टी खोली थी। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि लू झेंगनान अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंक सके, साथ ही इससे उसकी खपत भी कम होगी और काम भी आसान हो जाएगा। एल्डर डैन ने जानबूझकर एक आंख से चेन जियांग को घूरा। चेन जियांग आसानी से निम्न श्रेणी के स्पिरिट लेवल ट्रू क्यूई डैन को परिष्कृत कर सकता था। इस तरह के निम्न श्रेणी के डैन की तो बात ही क्या। पहली प्रतियोगिता में 5 प्रतिभागी मानदंडों को पूरा करने में विफल रहे और वे चुपचाप चले गए। दूसरी प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को मध्य श्रेणी के नश्वर स्तर के बपतिस्मा मज्जा दान को परिष्कृत करना था और तीसरी प्रतियोगिता में उच्च श्रेणी के नश्वर स्तर के भव्य मौलिक दान को। दोनों प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिभागियों को दान पूरा करने के लिए आधे घंटे की समय सीमा दी गई थी। दोनों प्रतियोगिताओं में लू झेंगनान ने सबसे पहले अपनी कीमिया भट्टी खोली, जबकि चेन जियांग ने हमेशा सबसे अंत में ढक्कन खोला। इससे लू झेंगनान को अपने दिल में गुप्त रूप से गर्व हुआ। 2 प्रतियोगिताओं के बाद मंच पर केवल 60 प्रतिभागी ही बचे थे। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन प्रतियोगिता जारी रही। आराम करने का समय न के बराबर था। ये प्रतियोगिता रसायन शास्त्रियों के कौशल के साथ साथ उनकी सहनशक्ति की भी परीक्षा थी। परिणामस्वरूप दर्शकों को भी परिणाम का इंतजार करते हुए परेशानी झेलनी पड़ी। हालांकि कुछ लोग अधीर होकर जल्दी ही चले गए। चौथी प्रतियोगिता में यह निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक स्तर का सच्चा चीदान था और इसे 1 घंटे के भीतर पूरा करना था। ट्रू मार्शल दायरे के अंतर्गत रसायन शास्त्रियों के लिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण था। कई लोग रसायन तैयार करने में असफल रहे और जल्द ही प्रतियोगिता से बाहर हो गए। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने जड़ी बूटियां तैयार नहीं की थीं, लेकिन अधिकांश प्रतिभागियों को लगा कि वे वैसे भी आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहेंगे। चेन जियांग के अलावा केवल 15 ही रसायन शास्त्री बचे थे। चेन जियांग की राय में ट्रूची डैन उसके लिए अभी भी बहुत आम था। आखिरकार वह आमतौर पर लॉन्ग ज़ुई, इस लालची नन्हे अजगर के लिए इन्हें बड़ी मात्रा में तैयार करता था ताकि वह इन्हें जेली बीन्स की तरह खा सके। हालांकि उसने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी और समय सीमा समाप्त होने के ठीक बाद रासायनिक भट्टी खोली। लू झेंगनान हमेशा की तरह उच्च पदस्थ बना रहा। हर बार वही सबसे पहले रासायनिक भट्टी खोलता था और उसकी गुणवत्ता भी उतनी बुरी नहीं थी। समय समाप्त हो चुका था और अब केवल 8 रसायन शास्त्री ही बचे थे और जल्द ही प्रतिभागियों की संख्या घटकर केवल 7 रह गई। एल्डर डैन ने इस परिणाम पर संतोष से सिर हिलाया। चेन जियांग और लू झेंगनान के अलावा 5 अन्य नश्वर मार्शल क्षेत्र के रसायन शास्त्री 1 घंटे के भीतर ट्रूची डैन को परिष्कृत करने में सक्षम थे। ये पिछली प्रतियोगिता से कहीं बेहतर था। हालांकि इन 5 रसायन शास्त्रियों की उम्र कम नहीं थी। जल्द ही दोपहर हो गई। सूरज आसमान में चमक रहा था, लेकिन अब रसायन शास्त्र प्रतियोगिता के तनावपूर्ण अंतिम क्षण भी शुरू हो गए थे। यह अंतिम प्रतियोगिता है। हर कोई अपनी इच्छानुसार कुछ भी निखारने के लिए स्वतंत्र है। समय 4 घंटे का है। आप अपने कौशल स्तर के अनुसार सबसे उच्च श्रेणी के डैन को निखार सकते हैं और अंत में जिसका डैन उच्च रैंक पर होगा वही जीतेगा। आप अपनी जीत की संभावना बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के डैन को भी निखार सकते हैं। एल्डर डैन चिल्लाए। लू झेंगनान ने अपना मुंह थोड़ा ऊपर उठाया, क्योंकि वह जानता था कि वह इस प्रतियोगिता में निस्संदेह जीत जाएगा, क्योंकि वह अकेला लेवल 3 का कीमियागर था। वह 3 अलग अलग प्रकार के मध्य श्रेणी के स्पिरिट लेवल डैन को परिष्कृत करने में सक्षम था। उसने सोचा भी नहीं था कि चेन जियांग या अन्य कीमियागर एक भी मध्य श्रेणी के स्पिरिट लेवल डैन को परिष्कृत कर पाएंगे, और लू झेंगनान को पूरा विश्वास था कि 4 घंटों के भीतर वह तीनों डैन को परिष्कृत कर लेगा। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए लू झेंगनान की ओर देखा और कहा, भाई लू, आप बहुत आश्वस्त दिख रहे हैं। ये स्पष्ट है कि आपको यकीन है कि आप जीतेंगे, तो क्यों न हम शर्त में थोड़ा और जोड़ दें। चेन जियांग वास्तव में इस मौके पर दांव बढ़ाना चाहता था। अचानक उबे हुए दर्शक ऐसे प्रतिक्रिया करने लगे जैसे उन्हें मुर्गे का खून पिला दिया गया हो। दांव और भी बढ़ा दिया जाए तो जो भी जीतेगा, क्या ये भारी मुनाफे में तब्दील नहीं हो जाएगा? TLN मुर्गे के खून से इंजेक्ट किया गया, जिसका अर्थ है ऊर्जावान।
दर्शकों में से कई लोग अपने जुआ खेलने वाले दोस्तों के साथ दांव बढ़ाने पर चर्चा कर रहे थे। उनमें से अधिकांश ने थोड़ा बहुत जुआ खेला था, लेकिन उनमें से अधिकतर ने लू झेंगनान पर दांव लगाया था। आखिरकार उनकी कमर पर लेवल 3 अल्केमिस्ट का Z कार्ड लटका हुआ था, जो उनकी उच्च प्रतिष्ठा को दर्शाता था और उस पदवी से जुड़ी शक्ति को भी समेटे हुए था। एल्डर डैन ने हल्की मुस्कान लिए चेन जियान को देखा और समझ गई कि लू झेंगनान का आज भाग्य साथ नहीं दे रहा है। पिछली बार भी वह चेन जियांग से हार गई थी, लेकिन उसे मजबूरी में चेन जियांग को एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड में प्रवेश करने देना पड़ा था। जब भी जुआरी को लगता था कि वे निश्चित रूप से जीतेंगे, तो वे हमेशा दांव बढ़ा देते थे, यहाँ तक कि अपने विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए अपनी सारी संपत्ति भी दांव पर लगा देते थे। चेन जियांग और लू झेंगनान दोनों की यही सोच थी। दोनों को यकीन था कि वे निश्चित रूप से जीतेंगे, इसीलिए दांव बढ़ाने में किसी ने संकोच नहीं किया। तुम कोई भी रकम निकाल लो, मैं बराबर कर दूंगा, लू झेंगनान ने घोषणा की। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। इस बीच बाकी कीमियागर अपने अपने दानों को परिष्कृत करने में लग गए थे, लेकिन उन्होंने इन दोनों पागलों के पागलपन में उनका साथ नहीं दिया। मैंने सुना है कि आपके हर्ब किंग माउंटेन में 9 सनफ्लेम्स फ्रूट है, चेन जियांग ने शरारती हंसी हंसते हुए कहा। अगर मैं ये हेल स्पिरिट ग्रास निकाल लूं, तो क्या आप 9 सनफ्लेम्स फ्रूट को दांव पर लगाने को तैयार हैं? जैसे ही काली नरक आत्मा घास प्रकट हुई, दर्शक खुशी से झूम उठे। हालांकि यह केवल हथेली के आकार की थी, फिर भी यह जड़ी बूटी बेहद कीमती थी, क्योंकि यह एक पवित्र जड़ी बूटी थी जो मुर्दों को भी जीवित कर सकती थी। 9 सूर्य ज्वाला फल भी एक बहुमूल्य उच्च श्रेणी गहन स्तर अग्नि गुण वाली जड़ी बूटी थी, जिसका उपयोग मुख्यतः उच्च श्रेणी गहन स्तर गहन सूर्य अग्नि दान को परिष्कृत करने के लिए किया जाता था। गहन सूर्य अग्नि दान का बहुत अच्छा प्रभाव था और इससे व्यक्ति अपनी ज्वाला की गुणवत्ता को निरंतर बढ़ा सकता था। ये कीमियागरों की ज्वाला को उन्नत करने में बहुत सहायक था। बहुत से लोग केवल इस प्रयोग के बारे में ही जानते थे, लेकिन सु मेलियाओ ने चेन जियान को बताया था कि यह गहन सूर्य अग्नि दान अग्नि आत्मा को पोषण देने के लिए सबसे अच्छा दान है। चेन जियांग फिलहाल इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, लेकिन भविष्य में उसे इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। सु मेलियाओ के अनुसार अगर कोई आसानी से कीमिया के रास्ते पर चलना चाहता है, तो उसके पास अग्नि आत्मा का होना जरूरी है। अच्छा, मैं शर्त लगाता हूँ, लू झेंगनान ने दांत पीसते हुए कहा। मुझे डर है कि भाई लू ये जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे। आखिरकार ये लू परिवार के लिए एक बहुत ही मूल्यवान जड़ी बूटी है। चेन जियांग ने चिंतित भाव से कहा। अगर लू परिवार इसे देने से इनकार कर देता है, हालांकि उसके पास उन्हें चुकाने का कोई रास्ता नहीं है, तो लू परिवार को उन लोगों की उपाधि धारण करनी होगी जो अपना कर्ज नहीं चुकाएंगे। मैं कर सकता हूँ, लू झेंगनान ने गंभीरता से जवाब दिया। अध्याय 0143 असंभव अध्याय 143 असंभव। चेन जियांग मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसकी मुस्कान ठंडी और भयावह थी। अगर लू परिवार ने पैसे नहीं दिए, तो वह उनकी सार्वजनिक छवि को पूरी तरह बदल देगा। चेन जियांग ने आखिरकार चीजों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। एल्डर डैन ने अपनी कीमिया भट्टी को ध्यान से जांचा, कहीं धोखा देने की नौबत न आ जाए। इस समय पूरी भीड़ इन दोनों युवा कीमियागरों को बड़ी गंभीरता से देख रही थी। सभी को लगा कि चेन जियांग के जीतने की संभावना थोड़ी कम है। सबसे पहले चेन जियांग एल्डर डैन की कड़ी निगरानी में रिफाइनिंग कर रहा था, जिससे उस पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया। दूसरी बात, चेन जियांग के पास लू परिवार जैसा कोई समर्थक या कोई सहारा नहीं था, जो कि एक समृद्ध संसाधनों वाला एक कीमियागिरी का कुलीन परिवार था। और तीसरी बात, चेन जियांग की कमर पर कोई कीमियागर Z कार्ड नहीं था। चेन जियांग ने जड़ी बूटियों का प्रसंस्करण शुरू कर दिया। नियमों के अनुसार जड़ी बूटियों का प्रसंस्करण प्रतियोगिता के दौरान ही किया जाना चाहिए, और अगर उन्हें पहले से संसाधित किया गया, तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। एल्डर डैन चेन जियांग को गौर से देख रही थी। जब उसने उसे सफेद घास निकालते देखा, तो वह मन ही मन बहुत हैरान हुई। ये सफेद घास दिखने में सफेद हड्डी जैसी ही थी, और बिल्कुल साफ भी, बिना किसी दाग धब्बे के। ये खूबसूरत Z जैसी सफेद थी। यह व्हाइट Z बोन ग्रास थी, जो व्हाइट Z डैन को निखारने वाली मुख्य जड़ी बूटी है। सफेद Z डैन एक उच्च श्रेणी का स्पिरिट लेवल डैन था और ट्रू एलिमेंटल डैन के समान स्तर का था। आमतौर पर केवल एक लेवल 4 कीमियागर ही इस प्रकार के डैन को परिष्कृत कर पाता था, और एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के पूरे एक्सट्रीम डैन प्रांगण में कुल मिलाकर केवल 10 लेवल 4 कीमियागर थे। वास्तव में कीमियागरों की कम संख्या के कारण एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के पास ट्रू एलिमेंटल डैन की आपूर्ति बहुत कम हो गई थी, इसलिए उन्हें डैनशियांग ताओयुआन से खरीदना पड़ा। शुक्र है कि दोनों के बीच अच्छे संबंधों के कारण डैनशियांग ताओयुआन ने एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट को बहुत कम कीमत दी। एल्डर डैन मन ही मन चेन जियांग की हरकतों से चिढ़ गया। उसने असल में कुछ भी नहीं बताया, यहाँ तक कि उसे भी नहीं। वह बाघ को खाने के लिए सुअर की तरह व्यवहार कर रहा था। जिस क्षण उसने चेन जियांग को सफेद Z डैन को परिष्कृत करने के लिए जड़ी बूटियां निकालते देखा, उसी क्षण उसे पता चल गया कि लू झेंगनान के जीतने की कोई संभावना नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम जो कर रहे हो वह बेशर्मी है? एल्डर डैन ने चेन जियांग से कहा। नहीं, हम इस शर्त के लिए आपस में सहमत हुए थे, और हम जुआ खेल रहे हैं, ये तो छोड़ ही दीजिए। सब कुछ निष्पक्ष और ईमानदार है। मैं इतना आलसी हूँ कि यह शेखी बघारने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मैं कितने उच्च श्रेणी के डैंस को निखार सकता हूँ। मुझे कम आंकना उसकी नाकामी थी। अगर वह इतना घमंडी न होता और अपनी इज्जत की इतनी परवाह न करता, तो वह इतनी बुरी तरह नहीं हारता। चेन जियांग ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। हम्फ, एल्डर डैन ने ठंडी सी आवाज निकाली, लेकिन कुछ कह नहीं पाए।
उसे बस इतना महसूस हुआ कि चेन जियांग बहुत चालाक है और उसने तय किया कि अब से वह उसकी इस खास आदत पर विशेष ध्यान देगी ताकि पैसे गिनते समय चेन जियांग के हाथों धोखा न खा जाए। लू जेंगनान चेन जियांग के मंच से बहुत दूर बाईं ओर था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह के दान को परिष्कृत कर रहा है। बहरहाल लू जेंगनान ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया और उसने अपनी ही कीमियागिरी पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन चेन जियांग ने देखा कि लू जेंगनान ने एक मध्यम श्रेणी के स्पिरिट लेवल मार्शल एलिमेंटल दान के लिए सामग्री निकाल ली थी। चेन जियांग ने अपनी जड़ी बूटियां दीप्तिमान ज्वाला ड्रैगन भट्टी में डाली और फिर उसमें एक सफेद आध्यात्मिक सार डाला। ये सफेद जेड डैन को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक एक और प्राथमिक संसाधन था। एक तरफ वह आराम से सफेद जेड डैन को परिष्कृत कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ वह एक और डैन के लिए सामग्री तैयार कर रहा था। जुवान जेन घास, 10,000 साल पुराना स्पिरिट फल, स्पिरिट क्रिस्टल एसेंस और ग्रैंड एलिमेंटल नट। ऐसा लगता है कि आप पहले से ही जानते हैं कि ट्रू एलिमेंटल डैन को कैसे परिष्कृत किया जाता है। एल्डर डैन ने गहरी सांस ली और उनकी आवाज आश्चर्य से भरी थी। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि केवल 3 सालों में, जब से उन्होंने चेन जियांग को नहीं देखा था, उनके कीमिया कौशल इस स्तर तक पहुंच जाएंगे। चेन जियांग वास्तव में 2 अलग अलग प्रकार के उच्च ग्रेड स्पिरिट लेवल डैंस को परिष्कृत कर सकता है। छोटी सैनिक भतीजी, मैं यूं ही तुम्हारा सैनिक चाचा नहीं बन सकता। मेरा भी कुछ आधार है, चेन जियांग ने गर्व से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दूसरे शब्दों में, आप लेवल 4 के कीमियागर हैं? एल्डर डैन एक पल के लिए डर गए और पूछा। बिल्कुल, लेकिन वह जेड कार्ड थोड़ा बड़ा था और उस पर लिखे शब्द थोड़े ज्यादा खून से सने हुए थे, जिससे पूरा कार्ड थोड़ा बदसूरत लग रहा था। इसलिए मुझे लू जेंगनान की तरह इसे अपनी कमर पर लटकाना पसंद नहीं है। चेन जियांग मुस्कुराया और बोला, सिर्फ 20 साल की और लेवल 4 की अल्केमिस्ट। एल्डर डैन को पता था कि चेन जियांग कितना नफरत करता है, फिर भी वह उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। वह बिल्कुल अवाक रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। एल्डर डैन, क्या आपके और डैनशियांग ताओयुआन के डीन के बीच कोई रिश्ता है? चेन जियांग ने पूछा। डैंस को परिष्कृत करते समय वह एल्डर डैन से बातचीत करने के लिए दिव्य ज्ञान का भी इस्तेमाल कर रहा था। एल्डर डैन का शरीर थोड़ा कांप उठा। मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। जो भी हो, देर सवेर मैं तुम्हें हरा दूंगा और फिर तुम मेरी औरत बन जाओगी। उस समय मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। चेन जियांग ने एक शरारती हंसी के साथ कहा। हम्फ, एल्डर डैन ने ताना मारा, अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। शायद तब तक मैं स्वर्गलोक में प्रवेश कर चुका होऊंगा। दरअसल ये बहुत संभव था क्योंकि एल्डर डैन निर्वाण लोक में थी और नश्वर जगत के शिखर पर थीं। इसके अलावा वह एक रसायनज्ञ थी और वास्तव में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती थीं। चेन जियांग ने अब उससे बात नहीं की और गंभीरता से डैंस को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित किया। 4 घंटे यानी प्रतियोगिता रात तक जारी रहेगी। अब बस कुछ ही जुआरी बचे थे जो पीछे रह गए थे और उन्होंने काफी क्रिस्टल पत्थर दांव पर लगा दिए थे और नतीजे का इंतजार कर रहे थे। चेन जियांग लू जेंगनान को कोई बड़ा मानसिक आघात नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वह जानबूझकर उसे सुधारने में थोड़ा ज्यादा समय ले रहा था। पहले तो उसे बस 1 घंटा लगता और वह दिन भर की थकान मिटा सकता था, लेकिन उसे डर था कि लू जेंगनान उसे स्वीकार नहीं करेगा और कोई पागलपन करेगा। सौभाग्य से आपने वू कियान को अपना प्रशिक्षु नहीं बनाया, वरना उसे मुझे अपने दादाजी कहना पड़ता। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय तक वह 2 अलग अलग प्रकार के दानों को लगभग पूरी तरह से परिष्कृत कर चुका था। कियान की प्रतिभा बहुत ऊंची है। मैं उसे पूरी लगन से निखारूंगा और उसे तुमसे भी आगे ले जाऊंगा। ज्यादा घमंड मत करो, एल्डर डैन ने पूरे विश्वास के साथ कहा। यही सबसे अच्छा है। चेन जियांग के चेहरे पर एक अस्पष्ट मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ जटिलता झलक रही थी। तो फिर मेरी भावी पत्नी को विकसित करने के लिए धन्यवाद। वू कियान मेरी औरत बनने के लिए नियत है। लॉन्ग जुएई ने फिर से चेन जियांग के रूप में प्रस्तुत किया और एल्डर डैन को दिव्य ज्ञान प्रेषित किया। चेन जियांग की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन वह लॉन्ग जुएई की इतनी बुद्धिमानी से दिव्य ज्ञान का उपयोग करने के लिए प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। वह एल्डर डैन को पकड़े जाने से भी बच सकती थी और उन्हें फंसा भी सकती थी। वह इस शरारती छोटी अजगरनी को 1000 नहीं 10,000 बार समझा चुका था कि एल्डर डैन के सामने मजाक न करे, ये बहुत परेशानी का सबब बन सकता है। क्या? एल्डर डैन की आवाज बेहद ठंडी थी। वह निश्चित रूप से चेन जियांग के लिए वू कियान के विचारों के बारे में जानती थी और यह भी जानती थी कि चेन जियांग ने वू कियान की बहुत मदद और प्रोत्साहन किया था, लेकिन एल्डर डैन ने वू कियान और चेन जियांग के एक साथ होने की उम्मीद नहीं की थी। इस बार वह डीन के साथ दूसरे संप्रदाय और परिवारों के युवा नायकों से मिलने गई थी। वह जरूर अपना मन बदल लेगी, तुमसे कहीं बेहतर लोग हैं, एल्डर डैन ने ठंडे स्वर में कहा। चेन जियांग अचानक कुछ असंतुष्ट हो गया। सचमुच? रुको और देखो। कुल 4 घंटों में से आधे घंटे से भी कम समय बचा था जब लू जेंगनान उत्साह से भरे चेहरे के साथ खड़ा हुआ। वह जोर से हंसा और चिल्लाया, चेन जियांग, तुम हार गए। मैंने 3 तरह के मिडिल ग्रेड स्पिरिट लेवल डैंस को परिष्कृत किया है। प्रतियोगिता की देखरेख के लिए जिम्मेदार एक सच्चे मार्शल दायरे के कीमियागर ने सिर हिलाकर कहा। लू जेंगनान ने पिघलने वाले जहर वाले डैन, मार्शल एलिमेंटल डैन और विस्फोटक क्यूई डैन को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया है। ये सभी मध्यम श्रेणी के स्पिरिट लेवल डैन हैं और उनकी गुणवत्ता भी उच्च श्रेणी की है। हालांकि आधी रात हो चुकी थी,
फिर भी नतीजों का इंतजार कर रहे दर्शक एक के बाद एक तालियां बजाने लगे। सभी को लग रहा था कि लू झेंगनान जीतेगा। चूंकि वह 3 तरह के मिडिल ग्रेड स्पिरिट लेवल डांस को परिष्कृत करने में सक्षम थी, इसलिए वह वास्तव में लेवल 3 का अल्केमिस्ट था। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, इतना खुश मत होइए, मेरा शोधन अभी पूरा नहीं हुआ है। तो क्या आप 4 तरह के मध्य श्रेणी के स्पिरिट लेवल डांस को परिष्कृत कर सकते हैं? लू झेंगनान ने व्यंग्य किया। उसने पहले ही खुद को हिल स्पिरिट ग्रास और 3 बिल्डिंग फाउंडेशन डांस प्राप्त करते हुए देख लिया था। 4 घंटे की अवधि समाप्त होते ही चेन जियांग ने धीरे धीरे अपनी रसायन भट्टी खोली। उसने तिरस्कार पूर्वक कहा, 2 प्रकार के उच्च श्रेणी के स्पिरिट लेवल डैन परिष्कृत किए, क्रमशः श्वेत जेड डैन और ट्रू एलिमेंटल डैन। जिन लोगों ने शुरू में सोचा था कि वे अपनी बाजी जीत गए हैं, उनकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई, जबकि जो लोग ये सोचकर परेशान थे कि उन्होंने चेन जियांग पर बाजी हार ली है, वे भी इस बात को लेकर कुछ हद तक सशंकित थे कि उन्होंने जो सुना वह सच था या नहीं। असंभव, लू झेंगनान तुरंत चिल्लाया। एक और आ रहा है। अध्याय 0144 जीत का सिलसिला। अध्याय 144 जीत का सिलसिला। चेन जियांग खड़ा हुआ और अपनी कमर सीधी की। उसने एल्डर डैन की ओर देखा क्योंकि वही उसकी देखरेख कर रही थी और केवल उन्हीं के कहने पर वह ये साबित कर सकता था कि उसने 2 उच्च श्रेणी के स्पिरिट लेवल डैन को परिष्कृत किया है। चाहे वह शोधन की कठिनाई हो या कीमत, 2 उच्च श्रेणी के स्पिरिट लेवल डैन लू झेंगनान द्वारा परिष्कृत किए गए 3 प्रकार के मध्य श्रेणी के स्पिरिट लेवल डैन से कहीं बेहतर थे। एल्डर डैन ने कहा, ये सच है। मैंने पूरी शोधन प्रक्रिया को स्वयं देखा है। जड़ी बूटियों के प्रसंस्करण से लेकर गोली के ठोस होने तक मैंने पूरी प्रक्रिया अपनी आंखों से देखी। उन्होंने कोई धोखा नहीं किया। डैन की गर्माहट और ताजगी से ही साफ है कि उन्हें हाल ही में परिष्कृत किया गया है। लू झेंगन की भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि उसका रंग बदसूरत हो गया था। वह जल्दी से मंच पर गया। कुछ सच्चे मार्शल क्षेत्र के कीमियागर भी मंच पर इकट्ठा हो गए। वहां कई सच्चे मार्शल क्षेत्र के कीमियागर थे जो एक प्रकार के उच्च श्रेणी के स्पिरिट लेवल डैन को परिष्कृत करने में सक्षम थे, लेकिन उनकी सफलता दर बेहद कम थी। एक जेड बॉक्स क्रिस्टल क्लियर पाउडर से ढका हुआ था और उसमें से अभी भी थोड़ी गर्मी निकल रही थी। ढक्कन खोलने पर एक गहरी जड़ी बूटी की खुशबू सभी की नाक में समा गई। ये बहुत ही ठंडी और ताज़ा खुशबू थी। यह असली उच्च गुणवत्ता वाला व्हाइट जेड डैन था। एक और डिब्बे में 5 क्रिस्टल जैसे साफ शंख रखे थे, जिनके केंद्र में सफेद धुंध का एक समूह था। यह असली मौलिक दान था और इसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी थी। लेकिन लोगों को चौंका देने वाली बात यह थी कि चेन जियांग ने जड़ी बूटियों के एक ही सेट से एक साथ 5 दान तैयार कर लिए थे। दोनों जेड डिब्बों में ताज़ा डैंस को देखते हुए लू झेंगनान ने अपनी दोनों मुठियां भींच लीं। उसके नाखून उसकी हथेली में गहराई तक धंस गए। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसे पसीना आ रहा था। वह बुदबुदाया, असंभव, तुम 2 तरह के उच्च श्रेणी के स्पिरिट लेवल डैंस को परिष्कृत नहीं कर सकते। असंभव, असंभव। 2 अलग अलग प्रकार के उच्च श्रेणी के स्पिरिट लेवल डैन की बात तो छोड़ ही दीजिए। अगर सिर्फ एक ही प्रकार का डैन होता तो भी चेन जियांग ही जीतता। क्या आपको संदेह है कि मैंने उसकी ठीक से निगरानी नहीं की? एल्डर डैन ने ठंडे स्वर में कहा। लू झेंगनान ने घबराकर कहा, उसका पिछला अहंकार न जाने कहाँ उड़ गया था। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। नहीं, मैं एल्डर डैन पर शक करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि चेन जियांग के पास धोखा देने का कोई तरीका था और उसने तुम्हें देखने नहीं दिया। बिल्कुल, चेन जियांग के लिए उच्च श्रेणी के स्पिरिट लेवल डैन बनाना असंभव है। वह इन्हें बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करेगा? इसके लिए कई दुर्लभ जड़ी बूटियों की जरूरत होती है। और तो और, गायब रहने के दौरान वह अभी भी ठीक हो रहा था, और जब वह फ्रेग्रेंस सिटी में था, अगर वह इन डैन को बना सकता था तो उसने परीक्षा क्यों नहीं दी? मंच के नीचे एक पागल आदमी जोर से चिल्लाया। जो लोग उससे कुछ ज्यादा ही हार गए थे, वे भी जल्द ही उसके साथ चिल्लाने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ज्यादातर लोगों ने लू झेंगनान के जीतने पर दांव लगाया था। चेन जियांग ने मंच के सामने जाने से पहले ठंडी मुस्कान बिखेरी और जोर से चिल्लाते हुए कहा, हाँ, 2 अलग अलग प्रकार के दान बनाने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियों की आवश्यकता होती है। लेकिन यह मत भूलिए कि जब मैं सांसारिक दुनिया से आया था तब मेरे पास पहले से ही धातु आत्मा फल और 1000 नस फल थे। इसके अलावा आंतरिक संप्रदाय मूल्यांकन के दौरान मुझे कुछ नीले गहन फल भी मिले थे। मैंने इन्हें बेच दिया और इससे मुझे बड़ी मात्रा में जड़ी बूटियां खरीदने के लिए पर्याप्त धन मिल गया। सच्चे मार्शल संप्रदाय के लियाओ शाओयुन ने मुझे सचमुच गंभीर रूप से घायल कर दिया था, लेकिन मैं अपने साथ कुछ सफेद जेड डैन भी ले जा रहा था, जिससे मैं जल्दी ठीक हो गया। लंबे समय तक लापता रहने के दौरान मैं मुख्य रूप से कीमिया सीख रहा था। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप डेंजियांग टॉवर जाकर श्रीमती ली से पूछ सकते हैं। मैंने उनसे बहुत सारी जड़ी बूटियां खरीदी हैं। फिर चेन जियांग ने एक जेड कार्ड निकाला। इस जेड कार्ड के ऊपर 4 सुनहरी धारियां थीं और इसके पीछे खून से 10 हस्ताक्षर खुदे हुए थे। यह एक चौथे स्तर के रसायनज्ञ होने का प्रमाण था। उस समय मैं परीक्षा देने गया था। ये रहा मेरा सबूत। चेन जियांग ने अपना हाथ ऊपर उठाकर जेड कार्ड दिखाया। रात के अंधेरे में लेवल 4 अल्केमिस्ट की स्थिति दर्शाने वाली वे 4 चमकती सुनहरी रेखाएं तारों की तरह जगमगा रही थीं, जिससे कई लोगों की आंखें चौंधिया गईं। इस समय नीचे बैठे दर्शक शांत हो गए। एक लेवल 4 कीमियागर। चेन जियांग लू झेंगनान से थोड़ा छोटा था, फिर भी वह पहले से ही लेवल 4 कीमियागर था। हालांकि चेन जियांग और लू झेंगनान में बस एक लेवल का अंतर था, लेकिन ये जमीन आसमान का अंतर था। सभी एक साथ हैरान थे, लेकिन उन्होंने मन ही मन चेन जियांग को दुष्ट होने के लिए कोसा।
यहाँ तक कि लू झेंगनान को बेरहमी से मारने के लिए उसने सबके सामने छिपने की भी हिम्मत की। लू झेंगनान ने कांपती उंगली से चेन जियांग की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम सचमुच। पफ, लू झेंगनान के मुंह से खून की एक बूंद निकली। वह बुरी तरह हार गया। 3 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन और एक 9 सन फ्लेम्स फ्रूट। यह एक बहुत बड़ा दांव था। पहले उसे अपनी जीत का पूरा यकीन था, इसीलिए उसने इतना बड़ा दांव लगाने की हिम्मत की। हालांकि उसने अपने परिवार से उस कीमती जड़ी बूटी पर दांव लगाने की इजाजत भी नहीं ली थी। वह जानता था कि आज के बाद वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। अगर आपको डैनशियांग टावर की कीमियागर प्रमाणन प्रणाली पर भी शक है तो मेरे पास भी आपको समझाने का कोई तरीका नहीं है। आप हार मानेंगे या नहीं? अगर मुझे इनाम नहीं मिला तो मुझे किसी काम के लिए दोष मत देना। चेन जियांग ने ठंडे स्वर में कहा, अगर आप जुआ नहीं खेल सकते तो लापरवाही से आगे न बढ़ें। चेन जियांग का दांव उसका अपना था, लेकिन लू झेंगनान का दांव उसके परिवार का था। बस इसी बात से दोनों के बीच का अंतर साफ दिख रहा था। लू झेंगनान ने चेन जियांग को घूरा। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे भरे थे। चेन जियांग का चेहरा अचानक बेजान सा हो गया। उसे साफ पता था कि लू झेंगनान के मन में क्या है। यदि ऋणदाता मर गया होता तो उस पर कोई ऋण नहीं होता। नीचे मौजूद भीड़ में से कई लोग चेन जियांग को कोसने की सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। आखिर वह चौथे स्तर का रसायनज्ञ था और उसके अलावा पूरे चरम मार्शल संप्रदाय में केवल 10 ही रसायनज्ञ मौजूद थे। इसके अलावा वे सभी चरम मार्शल संप्रदाय को संसाधन मुहैया कराते थे। उनकी पहचान बहुत ही प्रतिष्ठित थी। अगर वे किसी भी तरह से एक शक्तिशाली रसायनज्ञ को नाराज करते तो इसके परिणाम बेहद भयावह होते। चेन जियांग ने ताई ची ड्रैगन वशीकरण अभ्यास की साधना की थी, जिसके कारण वह अपनी सांसों को नियंत्रित कर पा रहा था। यही कारण था कि एल्डर डैन और गु डोंगचेन, ये प्राचीन दिग्गज, चेन जियांग की शक्ति का परीक्षण करने में असमर्थ थे। शुरू में एल्डर डैन को गुप्त रूप से संदेह था कि चेन जियांग पहले से ही सच्चे मार्शल क्षेत्र में है। हालांकि जब उसने चेन जियांग के साथ 3 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को देखा तो उसे ऐसा नहीं लगा। उसने मान लिया कि चेन जियांग एक अड़चन में पहुंच गया है। लू झेंगनान जोर जोर से खून की उल्टियां कर रहा था। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता था। बस अंदाजा लगाया जा सकता था कि चेन जियांग के प्रति उसके मन में कितनी नफरत थी। आखिरकार चेन जियांग ने तो सब कुछ बहुत सस्ते में हथिया लिया था और इतनी सारी अच्छी चीजें आसानी से जीत ली थीं। इसके लिए सिर्फ लू झेंगनान को ही दोषी ठहराया जा सकता था, क्योंकि वह बहुत अनुभवहीन था। उसे प्रचार और उससे मिलने वाले प्रचार का बहुत शौक था। वह चेन जियांग की तरह चालाक और कमजोर नहीं था, इसलिए हार तो लाजमी थी। शुरुआत में जब लू झेंगनान ने अपना तुरुप का पत्ता दिखाया तो उसे पूरा यकीन था कि वह हारेगा नहीं, और जब चेन जियांग ने दांव बढ़ा दिया तो उसने भी ऐसा ही किया। लेकिन अंत में लू झेंगनान को करारी हार का सामना करना पड़ा। चेन जियांग, मेरा इंतजार करो, लू झेंगनान ने क्रूरता से दहाड़ा। उसने अपने मुंह से खून के धब्बे जोर से पोंछे और चला गया। हे, चेन जियांग ने जवाब में बस हंस दिया। उसने बड़ी सहजता से एल्डर डैन से 100 ट्रू एलिमेंटल डैन और 1 लाख क्रिस्टल स्टोन उठा लिए और खुश होकर एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड की ओर चल पड़ा। 100 सच्चे तत्व दान प्राप्त करने के बाद उनमें से 10 लॉन्गजुई, इस लालची छोटी ड्रैगन, ने तुरंत ले लिए। इससे उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन लॉन्गजुई द्वारा ये 10 सच्चे तत्व दान ले लेने के बाद उसके लिए और पाना बहुत मुश्किल हो गया। चेन जियांग ने इन सच्चे तत्व दानों के उपयोग पर सख्त नियंत्रण रखा था। वे सच्चे क्यूई दानों की तरह नहीं थे जिन्हें आसानी से परिष्कृत किया जा सके। एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट की शुरुआत के बाद से लगातार 2 प्रतियोगिताएं समाप्त हो चुकी थीं और दोनों प्रतियोगिताओं का विजेता चेन जियांग था। यहाँ तक कि ट्रू मार्शल दायरे के कई अनुयायी भी चेन जियांग से उसकी प्राप्त की हुई चीजों के कारण मन ही मन ईर्ष्या करते थे। ये तो बताना ही होगा कि चेन जियांग के पास कम से कम 3 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन भी थे, जिसका मतलब था कि उसके ट्रू मार्शल दायरे में प्रवेश करने की पूरी संभावना थी। उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि चेन जियांग बहुत पहले ही एक सच्चा मार्शल कलाकार बन चुका था, लेकिन आदत के कारण वह अपनी ताकत को छुपाता था। तीसरी और अंतिम प्रतियोगिता मार्शल आर्ट की थी, लेकिन डीन ने घोषणा की कि ये 10 दिन बाद आयोजित की जा रही थी। इन 10 दिनों के दौरान सभी आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों ने आपस में सुझावों का आदान प्रदान किया। कुछ सच्चे मार्शल क्षेत्र के शिष्यों ने सार्वजनिक रूप से अपने अनुभव साझा किए और कई को एल्डर कोर्टयार्ड के वरिष्ठों द्वारा सीधे सिखाया गया। अध्याय 0145, एक बार फिर एक पुराने दुश्मन से मुठभेड़। अध्याय 145, एक बार फिर एक पुराने दुश्मन से मुठभेड़। कई सच्चे मार्शल क्षेत्र के शिष्य महाप्रतियोगिता के लिए अपनी शक्ति और शक्तिशाली दिव्य युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे, जिससे कई नश्वर मार्शल क्षेत्र के शिष्य ईर्ष्यालु हो गए। उनके लिए यह एक प्रकार का प्रोत्साहन भी था। कुछ शिष्य जो साल दर साल हर जगह भागते दौड़ते रहते थे, आंतरिक शिष्यों के क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए कुछ अजीबोगरीब अनोखी चीजें निकालने लगे। एक ऐसा भी था जो मेज पर खड़ा होकर तुरही बजाता और फिर अपने शानदार जीवन के अनुभवों के बारे में बताने लगा। इस दौरान कुछ छोटी छोटी गतिविधियां होती थीं, जिनमें शिष्य अपनी शक्ति या बुद्धि का प्रयोग करके कुछ दान और क्रिस्टल पत्थर जीत सकते थे। कुछ उदाहरण थे प्रश्नों के उत्तर देना और पहेलियां सुलझाना। दूसरी ओर चेन जियांग एक्सट्रीम डैन किंग के प्रांगण में ही रही और ड्रैगन की लार से एजियो प्रोफाउंड ट्री की वृद्धि तेज कर दी, जिससे फलों का विकास तेज हो गया। एल्डर डैन को भी इस बारे में पता चल गया और वह बहुत शंकित हुई।
हालांकि वह अच्छी तरह जानती थी, फिर भी वह समझ नहीं पा रही थी कि पेड़ की वृद्धि इतनी तेज क्यों हो रही है। 5 दिन बीत गए, नीला गहरा पेड़ के फूल पहले से ही कोकून में थे और फल जमने ही वाले थे। चेन जियांग ने मन ही मन भावुक होकर आह भरी। उसने पाया कि नीला गहरा पेड़ को पकने के लिए ड्रैगन की लार की जरूरत नहीं है और वह अपने आप बहुत तेजी से बढ़ सकता है। नीला गहन वृक्ष फल देने के लिए काष्ठ सार एकत्रित करता है। यह वृक्ष रहस्यमय क्षेत्र में लगाया गया है, जो समृद्ध आत्मा क्यूई से भरपूर वातावरण है। आत्मा क्यूई के अवशोषण की गति बहुत तेज है, शायद इसीलिए यह आत्मा क्यूई को शीघ्रता से फल में बदल सकता है। सु मेयाओ ने कहा, हालांकि ये केवल उसके अनुमान थे। क्वालिफायर कुछ समय पहले ही शुरू हो चुके थे। सटीक रूप से कहें तो कई मुकाबलों को कई चरणों में रखा गया, जब तक कि अंतिम मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के लिए केवल 8 प्रतिभागी ही नहीं बचे। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में कई प्रतिभागी थे और इनर और आउटर कोर्टयार्ड को क्वालिफायर आयोजित करने के लिए नियुक्त किया गया था। हर दिन कई लोग बाहर हो जाते थे। इन क्वालिफाइंग चरणों में लगभग सभी चेन जियांग से भिड़ने से डरते थे, क्योंकि वह इनर कोर्टयार्ड का नंबर 1 शिष्य था और ट्रू मार्शल दायरे में उसका कोई समकक्ष नहीं था। हालांकि कई मजबूत युवा नवागंतुक भी थे जो चेन जियांग को चुनौती देना चाहते थे। इन क्वालिफायर के दौरान चेन जियांग वाकई बहुत दयालु था और अपने विरोधियों को हराने के लिए बहुत ही सौम्य तरीके अपनाता था। अगर उसे उनमें कोई कमी नजर आती तो वह 1-2 पॉइंटर दे देता। आखिरकार ये ग्रैंड टूर्नामेंट शिष्यों के लिए एक दूसरे के साथ पॉइंटर का आदान प्रदान करने का ही तो था, और इसलिए चेन जियांग ने बहुत से लोगों का सम्मान जीता। चेन जियांग ने अभी अभी नीला गहन वृक्ष पर ड्रैगन लार डालना समाप्त किया था और अपने निजी कक्ष में लौटने लगा था। उसने 5 सच्चे तत्व दान निगल लिए और उसके शरीर के भीतर से अचानक सच्ची ची का एक बड़ा प्रवाह फूट पड़ा। उसने ताई ची वशीकरण ड्रैगन अभ्यास किया और उसे अपनी सच्ची ची में बदलने के लिए शोधन शुरू कर दिया। अंततः सारी सच्ची ची दिव्य इंद्रिय में बदल गई, जो उसकी चेतना में प्रवाहित होकर शिंटो शिशु आत्मा को पोषित कर रही थी। लॉन्ग जुएई के अनुसार जब ये शिंटो शिशु आत्मा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तभी वह शिंटो की साधना करने में सक्षम होगा। अनजाने में चेन जियांग शिंटो शिशु आत्मा की साधना में डूब गया। एकनिष्ठ भाव से उसने अपनी शिशु आत्मा को पोषित करने के लिए ढेर सारी दिव्य इंद्रियां जमा करनी शुरू कर दी। हालांकि उसने और कोई सच्चा तात्विक दान नहीं खाया, फिर भी उसकी यिन और यांग दिव्य शिराएं साधना प्रक्रिया में सहायता के लिए बड़ी मात्रा में आत्मा क्यूई को अवशोषित करने में सक्षम थीं। थोड़ी ही दूर पर एल्डर डैन एक छत पर खड़े होकर एक निजी कमरे की ओर देख रहे थे। चेन जियांग का कमरा यहीं था। उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, ये वास्तव में यिन और यांग शिरा है। केवल इन्हीं चीजों में इतनी तेज गति से स्पिरिट क्यूई को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ये वास्तव में गुरु के योद्धा पूर्वज जैसा ही है। बहुत समय पहले से, जब से चेन जियांग एक्सट्रीम डैन प्रांगण में रहने लगा था, एल्डर डैन उस पर कड़ी नजर रखता था। हालांकि चेन जियांग बहुत सतर्क था और ड्रैगन लार का इस्तेमाल तभी करता था जब एक्सट्रीम डैन प्रांगण में कोई न हो। उसने एल्डर डैन को न तो देखा था और न ही पकड़ा था, लेकिन उसने अंदाजा लगा लिया था कि वह चुपके से उस पर नजर रख रही है। पिछले 3 दिनों से चेन जियांग लगातार साधना कर रहा था। उसकी आत्मा क्यूई की निरंतर तल्लीनता में जरा भी कमी नहीं आई थी, बल्कि वह बढ़ती ही जा रही थी। इससे एल्डर प्रांगण में रहने वाले कई लोग बेहद हैरान हो गए। हालांकि चूंकि यह अनोखी घटना एक्सट्रीम डैन किंग प्रांगण के अंदर हो रही थी, इसलिए किसी ने भी यूं ही जाकर देखने की हिम्मत नहीं की और बस दूर से ही इस तमाशे को देखा। एल्डर डैन ने ठंडे स्वर में कहा, क्या ये बदमाश सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है? पिछले 3 दिनों में वह क्वालिफायर में भाग लेने भी नहीं गया और मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने की योग्यता भी गंवा बैठा। यह उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। उसके स्वभाव के अनुसार वह आगे बढ़ने की कोशिश करने से पहले ही प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता। इस समय चेन जियांग अपने आसपास की हर चीज को भूलकर बाहरी उत्तेजनाओं को नजरअंदाज कर रहा था। वह मां के गर्भ में सो रहे एक नवजात शिशु की तरह था, जो कुछ भी नहीं जानता था, फिर भी बढ़ने के लिए भरपूर मात्रा में पोषक तत्वों को अवशोषित करता रहा। चेन जियांग की चेतना पूरी तरह से शिंटो शिशु आत्मा में डूबी हुई थी। वह केवल दिव्य भावना की एक बड़ी मात्रा को आत्मसात करके विकसित होने के बारे में सोच रहा था। बाहरी घटनाओं या अन्य व्यवधानों के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। बड़ी बहन मेयाओ, मैंने पूरी कोशिश की, फिर भी मैं उसे जगा नहीं पा रही हूँ। मुझे लगता है कि उसे छोड़ देना ही बेहतर है। अगर हम उसे जबरदस्ती जगाएंगे तो हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। लॉन्ग जुएई ने बेबसी से मीठी आवाज में कहा। वह जानती थी कि चेन जियांग के पास अब 100 सच्चे एलिमेंटल डैन जीतने का कोई रास्ता नहीं है। इसी वजह से वह मन ही मन परेशान थी। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के शिष्य बहुत हैरान थे, क्योंकि चेन जियांग अंतिम 8 स्थानों में से किसी में भी नहीं था। पहले कई लोगों ने मान लिया था कि चेन जियांग की ताकत को देखते हुए उसके लिए पहला स्थान जीतना बहुत आसान होगा। पूछताछ करने पर पता चला कि चेन जियांग क्वालिफायर में हिस्सा लेने के लिए समय पर नहीं पहुंच पाया था और इसलिए उसे बाहर कर दिया गया। इसके अलावा वह 5 दिन पहले गायब भी हो गया था। जब चेन जियांग साधना कर रहा था तो वह अपने परिणामों से बेहद खुश था, क्योंकि शिंटो शिशु आत्मा अब काफी बड़ी हो गई थी। पहले उसका रूप नवजात शिशु जैसा था, लेकिन अब उसका रूप 6 महीने के बच्चे जैसा हो गया था। चेन जियांग ने लॉन्ग जुएई से सीखा कि आत्मा का विकास चरण बहुत धीमा होता है। उदाहरण के लिए लॉन्ग जुएई को अपने ड्रैगन के खोल से बाहर आने में कुल 8 साल लग गए। अगर वह वयस्क बनना चाहती तो उसे और भी लंबा समय लगता।
हालांकि एक बार वयस्क हो जाने पर उसके पास अस्तित्व में मौजूद हर किसी और हर चीज की उपेक्षा करने की शक्ति होगी। चेन जियांग अंततः लॉन्ग जुई की कोमल और मधुर आवाज से जागा, जो क्रोध से भरी हुई थी। चेन जियांग, तुम 5 दिनों से सो रहे थे। वे 100 सच्चे मौलिक दान और 1 लाख क्रिस्टल पत्थर सब बर्बाद हो गए। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? चेन जियांग तुरंत निजी कमरे से बाहर निकला और एक्सट्रीम मार्शल स्क्वायर की ओर चल पड़ा। वह मन ही मन बहुत परेशान था। मैंने तुम्हें कई बार बुलाया, किसे पता था कि तुम इतनी लगन से साधना करोगे। अगली बार अपनी सारी दिव्य इंद्रियां अपनी शिशु आत्मा में मत भर लेना, वरना 8-10 साल तक सोते रहना कोई अजीब बात नहीं होगी। लॉन्ग जुई ने गंभीरता से उससे कहा। उसका स्वर बहुत गंभीर था, क्योंकि चेन जियांग के सो जाने के बाद से उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला था। चेन जियांग खुद को 2 थप्पड़ मारने के लिए बेताब था। उसकी अपनी लापरवाही की वजह से उसे मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया था और 100 ट्रू एलिमेंटल डैन और 1 लाख क्रिस्टल स्टोन गंवा दिए गए थे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल में चाकू घुस गया हो। वह चौक के बीचों बीच पहुंचा, जो चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हालांकि चरम मार्शल संप्रदाय के सभी शिष्यों के चेहरे गुस्से से भरे हुए थे। इसी समय चेन जियांग ने देखा कि कुछ लोग मार्शल आर्ट के मंच से नीचे गिर रहे हैं, जो उसके पास ही था। क्या हुआ? चेन जियांग ने अपने बगल में खड़े एक अधेड़ उम्र के आदमी से पूछा। चेन जियांग को देखकर अधेड़ उम्र का आदमी हैरान हुए बिना नहीं रह सका, और उसके आसपास के लोग भी हैरान रह गए। साथ ही सब लोग चेन जियांग को बताने लगे कि उसकी अनुपस्थिति में क्या हुआ था। जल्द ही चेन जियांग को पता चल गया कि क्या हुआ था। उसने एल्डर डैन और वू काइमिंग के ऊंचे मंच की ओर देखा। एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा देखकर उसकी पुतलियां जोर से सिकुड़ गईं। चेहरा बहुत ही सुंदर था, माथे पर थोड़ा सा अहंकार झलक रहा था, फिर भी दूसरों को इससे कोई घृणा नहीं हुई। इस आदमी को देखकर चेन जियांग ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और उसके नाखून उसकी हथेली में गहराई तक धंस गए। यह आदमी लियाओ शाओयुन था। सुगंध नगरी से वापस आने के बाद उसे लियाओ शाओयुन के बारे में कुछ बातें पता चलीं और नतीजों ने उसे बहुत हैरान कर दिया। चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी कि लियाओ शाओयुन सचमुच सच्चे मार्शल संप्रदाय का एक बुजुर्ग होगा। इसके अलावा वह निर्वाण क्षेत्र में प्रवेश करने वाला सबसे कम उम्र का मार्शल कलाकार बनने की कगार पर था। अपनी अद्भुत प्रतिभा के साथ वह सच्चे मार्शल संप्रदाय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था। आज सच्चे मार्शल संप्रदाय और पशु मार्शल संप्रदाय के दोनों ही बुजुर्ग अपने अपने संप्रदाय के शिष्यों के साथ चरम मार्शल संप्रदाय के महाकुंभ में भाग लेने आए थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी प्रस्ताव रखा कि वे अपने संप्रदाय के शिष्यों को चरम मार्शल संप्रदाय के शिष्यों को हराने से पहले उनके साथ सीखने का मौका देंगे। जियान एक्सियावल्ट का एक अनुवादित कार्य। अध्याय 0146 षड्यंत्र को समझें। अध्याय 146 षड्यंत्र को समझें। जानवर मार्शल संप्रदाय और सच्चे मार्शल संप्रदाय द्वारा भेजे गए शिष्य बहुत शक्तिशाली थे। उन सभी ने अंतिम दौर में भाग लेने योग्य 8 चरम मार्शल संप्रदाय के शिष्यों को अचानक हरा दिया। इसके अलावा उन्होंने दर्शकों में कुछ शिष्यों को सार्वजनिक रूप से चुनौती दी थी, जबकि उसी समय चरम मार्शल संप्रदाय के कुछ शक्तिशाली शिष्य मंच पर आए, लेकिन वे सभी पराजित हो गए। बड़े वू, मेरे शिष्य आपके आंतरिक प्रांगण के सबसे शक्तिशाली 8 शिष्यों से जीत गए हैं। क्या मुझे अपने शिष्यों के लिए 100 सच्चे तत्व दान और 1 लाख क्रिस्टल पत्थर नहीं दिए जाने चाहिए? लियाओ शाओयुन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जब उसने अपने बगल में बैठे वू कैमिंग से पूछा। उसने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची की ताकि बाकी लोग भी उसे सुन सकें। आज पशु मार्शल संप्रदाय और सच्चा मार्शल संप्रदाय जहां भी जाते बस वार कर रहे थे। हालांकि चरम मार्शल संप्रदाय के अधिकांश सबसे शक्तिशाली शिष्य, जैसे कि पहले आंतरिक प्रांगण के 4 शक्तिशाली शिष्य, अब सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। उन चारों में से 3 अब सच्चे मार्शल क्षेत्र में थे। जहां तक चेन जियांग का सवाल है, वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। चेन जियांग, ऊपर जाओ और इन लोगों को एक अच्छा सबक सिखाओ। उन्हें बताओ कि हमारा चरम मार्शल संप्रदाय भी दुर्जेय है। एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने चिल्लाया। चेन जियांग के बगल में खड़े सभी लोग एक एक करके चिल्लाने लगे। चेन जियांग पहले तो मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग न ले पाने के कारण बहुत दुखी था, लेकिन अब जब मौका मिल गया है तो उसके लिए 100 ट्रू एलिमेंटल डैन और 1 लाख क्रिस्टल स्टोन जीतना बहुत मुमकिन हो गया है। बेशक चेन जियांग को उन 2 संप्रदायों को भी थोड़ा कष्ट देना था जो जहां भी जाते थे वहां उत्पात मचाते थे। चेन जियांग ने हल्के से छलांग लगाई, एक खूबसूरत इंद्रधनुषी चाप की तरह हवा में कदम रखा, फिर मार्शल आर्ट स्टेज पर उतरा। लंबे समय से प्रतीक्षित चेन जियांग का 5 दिन पहले ही सफाया हो गया था। इस वजह से कई लोग बहुत दुखी थे। हालांकि चेन जियांग अब सबसे महत्वपूर्ण क्षण में प्रकट हुआ था, जिससे वे बहुत उत्साहित थे। कई लोगों ने चेन जियांग की ताकत को प्रत्यक्ष रूप से देखा था, जो कोई साधारण ताकत नहीं थी। उनमें से कई लोगों का मानना था कि चेन जियांग उन लोगों से भी लड़ सकता है जो सच्चे मार्शल दायरे में थे। चेन जियांग अब ट्रू मार्शल दायरे में था, भले ही प्रतिद्वंद्वी ट्रू मार्शल दायरे के पहले स्तर का हो या यहाँ तक कि दूसरे स्तर का भी, उसे जरा भी डर नहीं था। मंच पर पहुंचते ही चेन जियांग ने अपने से कुछ ही दूरी पर ऊंचे मंच पर खड़े लियाओ शाओयुन को देखा। उसकी दोनों आंखों में जानलेवा इरादा झलक रहा था। वह कभी नहीं भूल सकता था कि लियाओ शाओयुन ने उसे कैसे कुचल दिया था। उसने कसम खा ली थी कि वह लियाओ शाओयुन का सिर काटकर उससे बदला जरूर लेगा। जब लियाओ शाओयुन वहां पहुंचा तो उसे चेन जियांग के साथ हुई घटना के बारे में पहले से ही पता था। चेन जियांग क्वालिफायर में समय पर नहीं पहुंच पाया था, इसलिए वह बाहर हो गया था। लेकिन चेन जियांग के बारे में उसे बस थोड़ी सी चिंता थी। उसने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा।
आखिरकार वह निर्वाण के मुकाम पर पहुंचने ही वाला था। ये छोटी सी बात उसकी नजरों में नहीं आ सकती थी। चेन जियांग और लियाओ शाओयुन के बीच जो कुछ हुआ था उसके बारे में कई लोग जानते थे। उस दिन चेन जियांग लियाओ शाओयुन के हाथों लगभग मर ही गया था। लेकिन अब जब लियाओ शाओयुन ने चरम मार्शल संप्रदाय में आने की हिम्मत की है तो उसने चरम मार्शल संप्रदाय को अपनी नजरों में बिल्कुल भी नहीं रखा है। मैं उनसे तुलना करने आया हूँ। चेन जियांग ने वू काइमिंग की तरफ देखा और उसे मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए देखा। अब उसे पता था कि चेन जियांग प्रकट हो गया है और एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट उनकी लाज बचा लेगा। क्या तुमने मंच के डर के कारण ही क्वालिफायर में भाग नहीं लिया था? अब तुम यातना सहने के लिए क्यों आए हो? लियाओ शाओयुन ने ताना मारते हुए कहा। उसे अचानक चेन जियांग से बहुत घृणा होने लगी, खासकर उसकी आंखों में दिख रही घृणा से। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे अस्थायी रूप से कुछ मामलों में शामिल होना था। मैं एक चरम मार्शल संप्रदाय का शिष्य हूँ। क्या आप चरम मार्शल संप्रदाय के शिष्यों को चुनौती नहीं देना चाहते? चेन जियांग ने लियाओ शाओयुन की ओर नहीं देखा, इसके बजाय उसने जानवर मार्शल संप्रदाय और सच्चे मार्शल संप्रदाय के दो शिष्यों का सामना किया। जो भी हो, संक्षेप में चोट लगना तो तय है। उस समय हमसे शिकायत मत करना। लियाओ शाओयुन ने चेन जियांग को भौहें चढ़ाकर देखा। चेन जियांग द्वारा इस तरह नजरअंदाज किए जाने से वह दिल से कुछ दुखी हुआ। वह निश्चित रूप से जानता था कि चेन जियांग उससे बेहद नफरत करता है। इस समय लॉन्ग जुई ने कोमल स्वर में कहा, ये दोनों अभी अभी सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। इनके शरीर के दांतियान में एक अजीब सी ऊर्जा है जो इनकी सांसों को ढक रही है, इसीलिए इन्हें देखना बहुत मुश्किल है। इसे रून्स कहा जाना चाहिए। चेन जियांग मन ही मन आश्चर्यचकित था। उसने अपनी मुठियां और भी कसकर भींच लीं, साथ ही वह बहुत उत्साहित भी था। अब उसे समझ आ गया था कि बीस्ट मार्शल सेक्ट और ट्रू मार्शल सेक्ट जहां भी जाते हैं सब कुछ तहस नहस करने की हिम्मत क्यों करते हैं और वे सिर्फ दो लोगों को ही क्यों भेजते हैं। इन दोनों ने अपनी वास्तविक मार्शल क्षमता को बहुत अच्छी तरह से छिपा रखा था। स्वाभाविक रूप से नश्वर मार्शल क्षमता में उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता। हालांकि अब उनका सामना चेन जियांग से हो गया था, जिसने अपनी वास्तविक मार्शल क्षमता को भी बहुत अच्छी तरह से छिपा रखा था और साथ ही उसकी शक्ति भी उसी स्तर के अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक थी। चेन जियांग मन ही मन मुस्कुराया। उसे बीस्ट मार्शल सेक्ट और ट्रू मार्शल सेक्ट दोनों से ही घोर नफरत थी और अब जब इन दोनों संप्रदायों के नवविकसित युवा ट्रू मार्शल दायरे के शिष्य उससे प्रतिस्पर्धा करने आए थे तो स्वाभाविक रूप से वह कोई नरमी नहीं बरतेगा। तुम में से पहले कौन आएगा? चेन जियांग ने पूछा। क्या तुम जीवन मरण की लड़ाई लड़ने की हिम्मत रखते हो? बैल की तरह दिखने वाले एक हटे कट्टे व्यक्ति ने कहा। वह बीस्ट मार्शल सेक्ट का शिष्य था। अगर चेन जियांग मारा जाता तो उसे 3 लाख क्रिस्टल पत्थरों का इनाम मिल सकता था। अब जब इतना अच्छा मौका सामने आया था तो वह बड़ा आदमी उसे कैसे जाने दे सकता था? जैसे ही एल्डर डैन और वू कैमिंग दोनों ने अपना मुंह खोलकर उसे रोकना चाहा, उन्होंने चेन जियांग का तत्काल उत्तर सुना। हिम्मत है, आना है तो आओ, देखते हैं कौन किससे डरता है। जिंदगी और मौत की लड़ाई, बशर्ते दोनों पक्ष सहमत हों और अगर बहुत से लोग गवाही दे सकें तो ये शुरू हो सकती है। अगर दुर्भाग्यवश उनमें से किसी की भी मौत हो जाती है तो उसके पीछे की ताकतें जीवित बचे व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। बीस्ट मार्शल सेक्ट के इस शिष्य का नाम न्यू हाओ था, जिसका शरीर बलवान था और वह चेन जियांग से भी एक सिर लंबा था। उसका शरीर किसी छोटे दानव जैसा दिखता था। उसका पूरा शरीर शक्ति से भरा हुआ था, जिससे एक प्रकार का दमनकारी आभास होता था। चेन जियांग, मंत्रों को उसके दांतियान के स्थान पर लगाना चाहिए। आपको उचित समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए और उस मंत्र को जला देना चाहिए। उसके बाद आप उसकी शक्ति को प्रकट कर सकेंगे। लॉन्ग जुई ने दिव्य चेतना से चेन जियांग को ये संदेश भेजा। स्पिरिट रूम्स के कुछ फायदे तो थे ही। चेन जियांग जब भी समय निकाल पाता, खासकर अपने खाली समय में, इन स्पिरिट रूम्स का अध्ययन करता था, लेकिन फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर वह बिना किसी मार्गदर्शन के अंधेरे में कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि एल्डर डैन और वू कैमिंग दोनों इस जिंदगी मौत की लड़ाई को रोक सकते थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने इसे नहीं रोका। दोनों जानते थे कि चेन जियांग उनके युवा योद्धा चाचा इसलिए बन पाए क्योंकि वह एक असाधारण व्यक्ति थे। इसके अलावा वे चेन जियांग की ताकत पहले ही देख चुके थे, फिर भी उनके मन में कुछ चिंता थी। जानवर मार्शल संप्रदाय के शिष्यों की तो बात ही छोड़िए, चरम मार्शल संप्रदाय के कुछ शिष्य भी चेन जियांग को मारना चाहते थे, सिर्फ इसलिए कि चेन जियांग की कीमत 3 लाख क्रिस्टल पत्थरों से ज्यादा थी। ये रकम कई लोगों को बहुत आकर्षक लगती थी। चूंकि चेन जियांग जानता था कि प्रतिद्वंद्वी भी सच्चे मार्शल क्षेत्र में था, इसलिए उसने दुश्मन को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। शुरू करो, वू कैमिंग ने ही यह आदेश दिया था। पशु मार्शल संप्रदाय और सच्चे मार्शल संप्रदाय के शिष्य आ गए थे और इससे वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कर सका, भले ही वे गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां कर रहे थे। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि पशु मार्शल संप्रदाय और सच्चे मार्शल संप्रदाय के दो मजबूत और युवा शिष्य सचमुच आकर संतुलन बिगाड़ देंगे। जैसे ही उसके शब्द सभी ने सुने, न्यू हाओ ने जोर से दहाड़ लगाए। पूरी तरह से हार्ड रॉक से बना मार्शल आर्ट मंच बुरी तरह हिल गया। हालांकि चेन जियांग पर इसका कोई असर नहीं हुआ।
उसी समय चेन जियांग ने भी दहाड़ लगाई। हालांकि उसकी दहाड़ के साथ उसके मुंह से निकली नीली और बिजली जैसी क्यूई आभा की एक लहर एक फव्वारे की तरह नियू हाओ की ओर बह निकली। चेन जियांग ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, वरना सच्चे मार्शल क्षेत्र की ताकत सामने आ सकती थी। अगर ऐसा होता तो लियाओ शाओयुन और बाकी लोग उसकी ताकत को भांप लेते और यह उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता। जब तक वह दूसरे पक्ष को अपनी सच्ची मार्शल क्षेत्र शक्ति प्रकट नहीं करने देता, तभी चेन जियांग दूसरे व्यक्ति को उचित रूप से हरा पाएगा, भले ही उस समय उसकी सच्ची मार्शल क्षेत्र शक्ति प्रकट हो जाए। ये कुछ भी नहीं होगा। चेन जियांग के मुंह से निकली नीली बिजली की क्यूई आभा नश्वर मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के लिए घातक हो सकती थी, लेकिन नियू हाओ के लिए ये कुछ भी नहीं थी, क्योंकि वह सच्चे मार्शल क्षेत्र में था और अपनी भयानक शक्ति के साथ वह इस प्रकार की शक्ति का प्रतिकार करने में सक्षम था। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि चेन जियांग ड्रैगन दहाड़ छोड़ते समय शक्तिशाली लपटों का एक समूह बना देगा जो सीधे नियू हाई के डेंटियन स्थान पर जाकर उसके कपड़े जला देगा। चेन जियांग की लपटें सच्चे मार्शल क्षेत्र की वर्मिलियन बड की लपटें थीं। यह एक साधारण सच्चे मार्शल क्षेत्र मार्शल कलाकार द्वारा आसानी से बुझाने वाली चीज नहीं थी। नियू हाई मन ही मन हैरान था जब उसने अपने दोनों हाथों पर सच्ची क्यूई को इकट्ठा किया। पेट के ऊपर आग की लपटों को मारते हुए वह चेन जियांग के हमले के प्रति सतर्क था। हालांकि चेन जियांग का उस पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। लपटें तेजी से फैल रही थीं और कुछ ही देर बाद चेन जियांग ने देखा कि लपटें अचानक रंग बदल रही हैं। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अनुमान लगाया कि यह स्पिरिट रून्स के जलने की वजह से हो रहा है। वू कैमिंग की भौं अचानक से उड़ गई, क्योंकि इस नियू हाओ के शरीर ने एक बहुत शक्तिशाली सांस छोड़ी थी, और यह सिर्फ इतना था कि केवल सच्चे मार्शल दायरे के मार्शल कलाकार को ही इस तरह की सांस लेने में सक्षम होना चाहिए। सच्चा मार्शल क्षेत्र। एल्डर डैन की आवाज अतुलनीय रूप से ठंडी थी, मानो वह पाताल लोक के 9वें स्तर से आ रही हो। टिल्डर 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 एक और आने वाला है। अध्याय 0147 शैतानी धनुष का पुनः प्रकट होना। अध्याय 147 शैतानी धनुष का पुनः प्रकट होना। जानवर मार्शल संप्रदाय के बुजुर्ग को अचानक से पसीना आ रहा था। वह एल्डर डैन और वू कैमिंग के गुस्से को महसूस कर सकता था, लेकिन इस बुजुर्ग को एक पुराने संकी के रूप में भी गिना जा सकता था। उसने तुरंत भारी स्वर में कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि यह नियू हाओ इतना आश्वस्त था। मूल रूप से वह वास्तव में सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। हालांकि यह एक अच्छी बात है, लेकिन उसने अभी भी इसे हमसे छिपाया है। हमारे लौटने के बाद हमें उस पर भारी दंड लगाना होगा। हालांकि बीस्ट मार्शल सेक्ट के प्रमुख ने कहा कि वे नियू हाओ के बारे में कुछ नहीं जानते थे और सब कुछ नियू हाओ की गलती थी, लेकिन एल्डर डैन और वू काइमिंग ने उनकी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। क्या हमें प्रतियोगिता रोक देनी चाहिए? इस समय लियाओ शाओयुन बहुत शांत था और उसने इस तरह से कहा जैसे उसका इन सब से कोई लेना देना ही न हो। कोई जरूरत नहीं। चेन जियांग की शक्ल देखो, उसने भी सच्चे मार्शल दायरे में आगे बढ़ने की बात छिपाई थी। मुझे लगता है कि उसने पिछले कुछ दिनों में सफलता हासिल कर ली है। वू कैमिंग बस हल्के से मुस्कुराया, क्योंकि वह देख सकता था कि चेन जियांग ने जानबूझकर अपनी ताकत का खुलासा किया था। वह और एल्डर डैन दोनों बहुत उत्सुक थे कि चेन जियांग नियू हाओ की ताकत को कैसे देख पा रहा था। जानवर मार्शल संप्रदाय के बुजुर्ग का पूरा शरीर कांप रहा था, उनका रंग पीला पड़ गया था और वे गरिमापूर्ण दृष्टि से मार्शल आर्ट के मंच को निहार रहे थे। अगर चेन जियांग सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश कर गया होता तो इस प्रतियोगिता का परिणाम क्या होता, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता। और तो और ये तो जिंदगी और मौत की लड़ाई थी। तुच्छ कौशल, मर जाओ। चेन जियांग ने नियू हाओ को गुस्से से घुटन महसूस कराई। उसने एक चीख मारी, इससे पहले कि एक सुनहरा बैल का सिर अचानक उसकी मोटी भुजाओं पर प्रकट हो जाता। उसकी क्यूई आभा एक जीवंत बैल के सिर में समा गई, जिसके साथ उस पर तीखे बड़े सींगों की एक जोड़ी थी। हालांकि नियू हाओ बहुत बड़ा लग रहा था, उसकी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। उसने तेजी से और जोर से अपनी विशाल भुजाएं लहराईं और चेन जियांग की ओर एक जोरदार और भयंकर मुक्का मारा। जैसे ही बैल के सींग चेन जियांग के शरीर में 2 छेद करने ही वाले थे, चेन जियांग अचानक कहीं नजर नहीं आया। लेकिन चेन जियांग की सांसों की लहरें मंच से एक के बाद एक फैलती हुई दिखाई दे रही थीं। चेन जियांग बिना एक भी आवाज निकाले बेहद तेज गति से मंच पर पागलों की तरह दौड़ रहा था। चेन जियांग तेज चाल से नियू हाओ की मुट्ठी से बच निकला, साथ ही खुद को भी छिपा लिया। हालांकि नियू हाओ चेन जियांग की सांसों से चेन जियांग का पता लगा सकता था, लेकिन चेन जियांग अभी भी बहुत तेज चल रहा था। अचानक वह बाईं ओर होता और अगले ही पल दाईं ओर, जिससे नियू हाओ के लिए ये तय करना मुश्किल हो गया कि चेन जियांग कहां से हमला करेगा। इस तरह की गति देखकर नियू हाओ मन ही मन आश्चर्यचकित रह गया। अब उसे शक होने लगा कि चेन जियांग भी एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट है। चूंकि यह जीवन और मृत्यु का संघर्ष था और दूसरा पक्ष भी उसे मारना चाहता था, इसलिए चेन जियांग निश्चित रूप से पीछे नहीं हटेगा। हर कोई शांति से मार्शल आर्ट के मंच की ओर देख रहा था, चेन जियांग के हमले का इंतजार कर रहा था। इस समय माहौल बेहद निराशाजनक था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि चेन जियांग किस दिशा से हमला करेगा। अचानक चेन जियांग प्रकट हुआ और नियू हाओ ने भी चेन जियांग की तरफ हाथ बढ़ाया। नियू हाओ ने जल्दी से उसे मुट्ठी में बदल लिया। हालांकि चेन जियांग ने अभी भी नियू हाओ के सींग वाले बैल के सिर पर लगे हिंसक और भयावह मुक्के से हल्के से बचकर रखा था। चेन जियांग की हथेली एक भाले की नोक की तरह थी, जो एक पतली ट्रू क्यूई में लिपटी हुई थी, लेकिन काफी जोरदार सांस के साथ। उसी समय वह नियू हाओ की मुट्ठी को चकमा दे रहा था। उसकी हथेली जो एक भाले की नोक की तरह थी, पहले से ही नियू हाओ के दिल की ओर चुभ गई थी।
गहन आभा वाली उंगली, अच्छी नजर वाला कोई भी इसे एक नजर में पहचान लेगा। इस जबरदस्त युद्ध कौशल से जादूगर के हाथ किसी दिव्य अस्त्र की तरह तेज हो जाएंगे। पिछली बार चेन जियांग ने इस गहन आभा वाली उंगली का इस्तेमाल कुछ जाने माने आत्मिक अस्त्रों को तोड़ने के लिए किया था। चेन जियांग का हाथ नियू हाओ के शरीर में घुसकर उसकी पीठ से बाहर आ गया। फिर उसने जोर से अपना हाथ पीछे खींचा और उसके बाएं हाथ पर वार करने की तैयारी की। फिर नियू हाओ के डेंटियन पर जोरदार वार किया। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा मार्शल आर्ट स्टेज अचानक ढह गया और पत्थर चारों दिशाओं में बिखर गए। ये वास्तव में शोकंग हेवन पाम था। चेन जियांग ने इस हमले में बहुत ताकत खर्च की थी और यह भी नहीं कि उसने नियू हाओ के डेंटियन के ऊपर भी वार किया था। जब उसने नियू हाओ के डेंटियन पर वार किया तो उसे नियू हाओ के डेंटियन से बड़ी मात्रा में ट्रू क्यूई फूटती और बाहर निकलती हुई महसूस हुई। चेन जियांग द्वारा छोड़ी गई हवा से धूल उड़ रही थी। मार्शल आर्ट का मंच बिखरे और टूटे पत्थरों के ढेर में तब्दील हो चुका था। नियू हाओ लगातार खून उगल रहा था और वह बेहोश हो चुका था। चेन जियांग ने हल्की सी चीख मारी और नियू हाओ की कमर पर लात मारी। उसके पैर से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकली और नियू हाओ लियाओ शाओयुन की ओर उड़ गया। इस समय पशु मार्शल संप्रदाय के मुखिया का पूरा शरीर कांप रहा था। वह नियू हाओ की चोट की गंभीरता का आकलन कर रहा था। हालांकि चेन जियांग ने नियू हाओ को नहीं मारा था, नियू हाओ अपंग हो गया था और सिर से पैर तक नियू हाओ के शरीर का एक भी अंग सुरक्षित नहीं बचा था। मैंने जानवर मार्शल संप्रदाय के शिष्य के खिलाफ जीत हासिल कर ली है। अगला मुकाबला सच्चे मार्शल संप्रदाय का होना चाहिए, है ना? चेन जियांग ने लियाओ शाओयुन के बगल में खड़े नाजुक और सुंदर आदमी को देखते हुए ऊंची आवाज में कहा। इस समय एल्डर डैन और वू कैमिंग दोनों को यकीन था कि चेन जियांग सच्चे मार्शल दायरे में प्रवेश कर चुका है। लियाओ शाओयुन और बीस्ट मार्शल संप्रदाय के एल्डर को भी उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग इन 5 दिनों में ही सफलता हासिल कर लेगा। हालांकि चेन जियांग ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया था। वह सच्चे मार्शल दायरे के मार्शल कलाकार को नश्वर मार्शल दायरे के मार्शल कलाकार के रूप में पेश कर रहा था। चूंकि चेन जियांग लड़ना चाहता था, इसलिए लियाओ शाओयुन भी अंत तक उसका साथ देगा। उसने अपने बगल में खड़े नाजुक और सुंदर आदमी से कुछ बातें की। उसके बाद चेन जियांग ने अचानक उस नाजुक और सुंदर आदमी के हाथ में एक काला क्रॉसबो देखा। यह वही डिमांडिंग लाइफ डेविल बो था जिसे चेन जियांग ने पहले 100 जहर संप्रदाय के एक आदमी को मारकर हासिल किया था। इस बात के बारे में कौन नहीं जानता था? लियाओ शाओयुन ने चेन जियांग की युद्ध लूट का माल लूट लिया था। जीवन और मृत्यु की लड़ाई। वह कोमल और सुंदर व्यक्ति तैरता हुआ आया और चेन जियांग के सामने पहुंचा। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। अच्छा। चेन जियांग ने केवल उस शक्तिशाली जीवन दानव धनुष को देखा जो वास्तव में उसका था। आज वह इसे निश्चित रूप से वापस ले लेगा। वू कैमिंग ने शांति से कहा। लियाओ शाओयुन, वह डिमांडिंग लाइफ डेविल धनुष वही है जो चेन जियांग ने प्राप्त किया था। आपने उसे उससे क्यों छीन लिया? लड़ाई खत्म होने के बाद आपको मुझे एक संतोषजनक जवाब देना होगा। उस दिन आप चेन जियांग के खिलाफ क्यों थे? मैं इस मामले की भी जांच करूंगा। लियाओ शाओयुन थोड़ा कांप उठा। उस दिन उसने सोचा था कि चेन जियांग तो नश्वर मार्शल क्षेत्र में बस एक चींटी है। अगर वह उसे मारना चाहता तो बिना किसी चिंता के उसे मार सकता था और चरम मार्शल संप्रदाय कुछ नहीं करेगा। हालांकि अब चेन जियांग सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और एक स्तर 4 कीमियागर भी था। ऐसी प्रतिभा के साथ वह जिस भी प्रमुख संप्रदाय में जाता उसे गंभीर ध्यान मिलता। युवक, पागल मत बनो, तुम अभी भी बहुत कोमल हो, एल्डर डैन ने ठंडे स्वर में कहा। चेन जियांग उसका युवा योद्धा चाचा था। जाहिर है वह चेन जियांग की मदद करेगी, भले ही वह और चेन जियांग एक दूसरे से सहमत न हों। डिमांडिंग लाइफ डेविल बो पकड़े हुए नाजुक और खूबसूरत आदमी का नाम झाओ चेंग था। उसने हाल ही में ट्रू मार्शल दायरे में प्रवेश किया था। कुछ समय पहले ही उसने एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के कुछ शिष्यों को भी घायल किया था, लेकिन उसने वास्तव में एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के दौरान एक आत्मिक हथियार निकाला था जिसे देखकर कई लोग मन ही मन उससे घृणा करने लगे थे। चरम मार्शल संप्रदाय के शिष्यों को अभी तक ये पता नहीं था कि पशु मार्शल संप्रदाय और सच्चे मार्शल संप्रदाय द्वारा भेजे गए शिष्य सच्चे मार्शल क्षेत्र में ढोंगी थे, वरना वे पहले ही थूक और शापों में डूब चुके होते। लियाओ शाओयुन अब भी मानता था कि चेन जियांग द्वारा नियू हाओ पर प्रहार और आध्यात्मिक ऋणों को नष्ट करना साधना को छिपाने के लिए जिससे नियू हाओ की शक्ति का स्तर प्रकट हुआ केवल एक संयोग था। इसलिए उसे किसी बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि जब तक झाओ चेन का पता नहीं चलता तब तक उसका उससे कोई संबंध नहीं होगा। शुरू करना, लियाओ शाओयुन चिल्लाया। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, झाओ चेन के हाथ में मौजूद जीवन की मांग करने वाले शैतानी धनुष से अचानक एक काला तीर छूटा। हर कोई देख सकता था कि वह काला तीर चेन जियांग के शरीर में जा लगा। इससे कई लोगों के दिल दहल गए और सभी ने सोचा कि चेन जियांग का अंत हो गया। जियान एक्सियावल्ट का एक अनुवादित कार्य, अध्याय 0148, एल्डर्स राइज अध्याय 148। एल्डर्स राइज। यह अध्याय यान प्रोसिवनिक और याह्या अयाश द्वारा प्रायोजित है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। काला तीर चेन जियांग के शरीर में घुस गया जिससे उसका शरीर अचानक फट गया। उस पल सबके मुंह खुले के खुले रह गए और उनके चेहरे पर गहरा सदमा छा गया। वे उस जगह को घूर रहे थे जहां चेन जियांग उड़कर गायब हो गया था। एल्डर डैन और वू काइमिंग के मन में एक जोरदार धमाका हुआ। साथ ही एल्डर डैन का शरीर थोड़ा कांप उठा। ये स्पष्ट था कि चेन जियांग की मृत्यु ने उन्हें गहरा आघात पहुंचाया था। झाओ चेन के चेहरे पर भी गर्व के भाव थे।
उसने व्यंग्य करते हुए कहा, छी, बस यूं ही। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, अचानक एक विशाल लंबा ब्लेड झाओ चेन के डेंटियन को भेदता हुआ उसके पीछे से चेन जियांग प्रकट हुआ। उसी समय उसने सामने रखी आत्मा के रनस की चादर को भी भेद दिया और झाओ चेन के शरीर से एक भयानक सच्ची की हुई सांस फूट पड़ी। अभी कुछ देर पहले चेन जियांग ने पानी से झटपट एक दर्पण छवि बनाई थी। ये जल दर्पण तकनीक थी काले कछुए के दिव्य अभ्यास का एक हिस्सा। फिर तेज गति का इस्तेमाल करते हुए और अपनी सांसों को एकाग्र करते हुए वह तेजी से झाओ चेन के पीछे चला गया। आखिरकार जब झाओ चेन ने अपनी सतर्कता कम कर दी तो चेन जियांग ने नीला ड्रैगन वध करने वाला शैतानी ब्लेड निकाला और उसे झाओ चेन की पीठ की ओर फेंका, जिससे उसका डेंटियन भेद गया। हालांकि चरम मार्शल संप्रदाय के कई अनुयायी थोड़े निराश थे, लेकिन इस समय वे पूरी तरह से स्तब्ध और मौन थे। वे सभी जानना चाहते थे कि चेन जियांग ने ऐसा दृश्य बनाने के लिए किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया। क्या उसके पास कोई क्लोनिंग तकनीक थी? चेन जियांग ने जल्दी से अपना ब्लेड निकाला, खून की धार बहने लगी और फिर उसकी मुठियां ऐसी दिखने लगी मानो शुद्ध सोने की बनी हों। चारों दिशाओं में एक जोरदार दबाव फैल गया, जिससे सभी के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। ड्रैगन ऑरा फिस्ट। चेन जियांग ने अपनी सच्ची वैवाहिक शक्ति और ताई ची ड्रैगन वशीकरण अभ्यास के साथ मिलकर आखिरकार इस ड्रैगन मार्शल तकनीक की पूरी क्षमता को उजागर कर दिया। उन्होंने दमनकारी ड्रैगन की शक्ति को पूरी तरह से उत्तेजित कर दिया, जिससे कई लोग डर गए। इस तरह के जबरदस्त दबाव ने भीड़ को चेन जियांग के सामने चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं होने दिया। ड्रैगन ऑरा फिस्ट बिजली की तरह चमकी और जमीन जोर से हिल गई। चेन जियांग की मुट्ठी ने झाओ चेन के शरीर के भीतर मौजूद ट्रू क्यूई को पूरी तरह से बिखेर दिया और उसके 5 झांग और 6 फू को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया। चेन जियांग ने एक बार फिर एक ट्रू रियल मार्शल आर्टिस्ट को बर्बाद कर दिया था। लियाओ शाओयुन का शरीर थोड़ा कांप उठा, उसका रंग बहुत ही भद्दा हो गया। उसने उस मांगलिक जीवन दानव धनुष को देखा जिसे उससे छीना जा रहा था, जिससे उसका दिल रो पड़ा। अभी कुछ देर पहले ही उसने मांगलिक जीवन दानव धनुष अपने ही शिष्य झाओ चेन को दिया था, फिर भी चेन जियांग ने उसे बर्बाद कर दिया था। चेन जियांग में सच्चे वैवाहिक क्षेत्र की ताकत है, एक सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार ने कहा। दर्शकों की भीड़ में सच्चे वैवाहिक क्षेत्र के कई लोग थे। पहले उन्हें अभी भी इस बारे में थोड़ा संदेह था, लेकिन अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था। चेन जियांग ने सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश किया था। क्या उसने पिछले 5 दिनों में अपनी अड़चनें तोड़ दी? ये बेहद आश्चर्यजनक है। वह न केवल लेवल 4 का अल्केमिस्ट है, बल्कि अब वह एक ट्रू रियल मार्शल आर्टिस्ट भी है। हे भगवान, इस आदमी को इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली चिकित्सकों में से एक माना जा सकता है। उसे लू झेंगनान के बराबर कैसे रखा जा सकता है? चेन जियांग के सामने तो वह कुछ भी नहीं है। 20 साल का होने के बावजूद वह पहले से ही सच्चे मार्शल दायरे में है। उसके और युन शियादाओ के बीच केवल 1 साल का अंतर है, लेकिन चेन जियांग भी एक लेवल 4 कीमियागर है। यह आश्चर्यजनक जानकारी तेजी से भीड़ में फैल गई और पूरा चौक शोरगुल से भर गया। ये बात वाकई बहुत चौंकाने वाली थी। चेन जियांग वास्तव में सच्चे मार्शल क्षेत्र में था। नियू हाओ और झाओ चेन भी ट्रू मार्शल दायरे में ही होंगे, वरना वे पहले ही मारे जा चुके होते। सिर्फ एक ट्रू मार्शल दायरे का मार्शल कलाकार ही चेन जियांग के हमलों का सामना कर सकता था। ट्रू मार्शल दायरे के एक और शिष्य ने गुस्से से भरी आवाज में कहा। ट्रू मार्शल सेक्ट और बीस्ट मार्शल सेक्ट के शिष्यों ने ट्रू मार्शल रियल्म की ताकत पर भरोसा करके एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के अंदर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चकनाचूर कर दिया था। उन्होंने एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के कई शिष्यों को घायल भी कर दिया था। ये सरासर धोखा था। ट्रू मार्शल रियल्म का कोई व्यक्ति मॉर्टल मार्शल रियल्म के मार्शल आर्टिस्ट से लड़ रहा था। यह क्या बकवास है? साफ था कि वे जानबूझकर मुसीबत खड़ी कर रहे थे। चरम मार्शल संप्रदाय के हजारों शिष्य अचानक एक के बाद एक विरोधी ट्रू मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को कोसने लगे। उन्होंने ट्रू मार्शल संप्रदाय से स्पष्टीकरण मांगा। मेरा 3 लाख का इनाम पाना इतना आसान नहीं है, चेन जियांग ने व्यंग्य किया। फिर उसने लियाओ शाओयुन की ओर देखा और फिर चिल्लाया। सच्चे मार्शल संप्रदाय और पशु मार्शल संप्रदाय के ये दोनों शिष्य सच्चे मार्शल क्षेत्र में थे। ये स्पष्ट है कि उन्होंने जानबूझकर मुसीबत खड़ी करने के लिए अपनी शक्ति छिपाई थी। एल्डर वू, एल्डर डैन, हम इनसे कैसे निपटें? सच्चे वैवाहिक क्षेत्र के मार्शल कलाकारों ने हमारे चरम मार्शल संप्रदाय के नश्वर मार्शल क्षेत्र के अनुयायियों को चुनौती देने के लिए नश्वर मार्शल क्षेत्र के लोगों का वेश धारण किया और उनमें से कई को घायल कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों महान संप्रदाय मेरे विचार से कहीं ज्यादा घृणित होंगे। मैं उनकी सराहना करता हूँ। चेन जियांग की उपहास भरी आवाज चरम मार्शल संप्रदाय के हर कोने में फैल गई। सब कुछ जोर से और साफ सुना जा सकता था। चरम मार्शल संप्रदाय के सभी शिष्य क्रोधित हो गए और दोनों संप्रदायों को जोर जोर से कोसने लगे। एल्डर वू के चेहरे की सौम्य मुस्कान गायब हो गई और उनके चेहरे पर एक भावशून्य भाव छा गया। उनके चेहरे पर ऐसा भाव कम ही देखने को मिलता था, लेकिन जब भी दिखता तो साफ जाहिर होता कि किसी चीज या किसी ने उन्हें सचमुच नाराज कर दिया है। हालांकि एल्डर डैन ने मुखौटा पहना हुआ था, फिर भी उसके आसपास का वातावरण एक जोरदार दमनकारी दबाव पैदा कर रहा था। इससे पूरे चौक में मौजूद हर कोई शांत हो गया। कभी शांत और शांत रहने वाले लियाओ शाओयुन को इस समय पसीने से तरबतर होना पड़ा। उसके बगल में 2 बूढ़े खड़े थे, दोनों ही युगों पहले निर्वाण क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। हालांकि लियाओ शाओयुन निर्वाण क्षेत्र से बस बाल भर की दूरी पर था, फिर भी एल्डर वू और एल्डर डैन के सामने वह एक चींटी मात्र था। आप सभी मुझे एक अच्छा स्पष्टीकरण दीजिए जिससे मेरे सभी चरम मार्शल संप्रदाय संतुष्ट हो जाएं।
वरना आपके डीन आकर आपको ले जाएं। एल्डर वू ने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में दृढ़ता से घोषणा की। जानवर मार्शल संप्रदाय के बुजुर्ग ने अभी तक निर्वाण क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था। उनकी ताकत लगभग लियाओ शाओयुन जितनी ही थी। दो असली निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के सामने वे बिल्कुल असहाय थे। अचानक चेन जियांग ने छलांग लगाई, झाओ चेन जियांग को पकड़ा और वापस अपनी पिछली जगह पर कूद गया। चेन जियांग, तुम क्या कर रहे हो? लियाओ शाओयुन अचानक चिल्लाया, उसका चेहरा गुस्से से जल रहा था। एल्डर डैन तुरंत चेन जियांग के सामने आ गए, जिसके कारण लियाओ शाओयुन का चेहरा उतर गया। मैं बस उसे चुप नहीं करवाना चाहता, मैं उसे सच सच बताना चाहता हूँ, ये समझाने के लिए कि आखिर यह किसकी योजना थी। चेन जियांग ने कहा, अभी कुछ देर पहले ही वह साफ देख पा रहा था कि लियाओ शाओयुन अपने ही शिष्य को मारने और उसे हमेशा के लिए चुप कराने के तरीके ढूंढ रहा था। लियाओ शाओयुन निर्वाण क्षेत्र के करीब था, इसलिए उसके लिए इस तरह की चालबाजी करना बहुत आसान था। अगर लियाओ शाओयुन ने सारा अपराध झाओ चेंग पर मढ़ दिया और गुस्से में आकर उसे मारने का दावा किया तो सारा दोष झाओ चेंग पर ही होगा। लेकिन अगर किसी ने उसे आदेश दिया होता तो मामला बहुत गंभीर हो जाता। बाय यूयो की विधि का पालन करते हुए चेन जियांग ने झाओ चेंग के सिर पर अपना हाथ रखा। इसके बाद चेन जियांग ने अपनी दिव्य इंद्रिय को एक अनोखे तरीके से संचालित करके झाओ चेंग की खोपड़ी के अंदर प्रवेश किया। झाओ चेंग, क्या लियाओ शाओयुन को पता था कि आप सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं? चेन जियांग ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। उसे पता था, झाओ चेंग ने खोखली आवाज में जवाब दिया। उस पल चौक में सन्नाटा छा गया। चौक में मौजूद हर कोई मार्शल आर्टिस्ट था। सभी की सुनने की शक्ति बहुत तेज थी और वे सब कुछ जोर से और साफ सुन रहे थे। इस स्वीकारोक्ति से पूरा चौक दहल उठा। एक साधारण उत्तर यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि लियाओ शाओयुन और उसका समूह जानबूझकर चरम मार्शल संप्रदाय के साथ झगड़ा करने आया था। क्या तुम्हें कुछ कहना है? एल्डर वू की आवाज गुस्से से भरी हुई थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बीस्ट मार्शल सेक्ट और ट्रू मार्शल सेक्ट उनके ही घर में घुसकर उन्हें धमकाएंगे। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में घुसकर इस तरह के अत्याचार करने की हिम्मत करना एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट को उनकी नजरों में कतई नहीं रखता था। आज से चरम मार्शल संप्रदाय सच्चे मार्शल संप्रदाय और पशु मार्शल संप्रदाय के साथ मेल नहीं खा सकता। इसी क्षण से सभी पशु मार्शल संप्रदाय और सच्चे मार्शल संप्रदाय के शिष्यों का सफाया करके चरम मार्शल प्रांत की सफाई शुरू करो। एल्डर डैन जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज पूरे चरम मार्शल संप्रदाय में गूंज उठी, साथ में घनी वध क्यूई भी थी। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि वह अपने दिल में बेहद गुस्से में थी। चेनवू मुख्यभूमि प्रथम के संप्रदाय की स्थिति बदलनी चाहिए, बस तुम रुको। बोलते बोलते लियाओ शाओयुन का शरीर धीरे धीरे क्षीण होने लगा। फौरन वू काइमिंग और एल्डर डैन दोनों ने एक साथ एक हथेली पर प्रहार किया। उनका ये प्रहार धीमा और सुस्त लग रहा था, लेकिन इसके प्रहार के बाद 1000 ली के दायरे में सब कुछ बुरी तरह हिल गया। सभी जानवर एक साथ चीखने लगे, मानो स्वर्ग ही रौंदा जा रहा हो और पृथ्वी विनाश के कगार पर हो। जब पूरा चरम मार्शल संप्रदाय बुरी तरह हिल रहा था तो कई शिष्यों को ऐसा लग रहा था कि उनके पैर जेली में बदल रहे हैं और वे जमीन पर गिर पड़े। ये वास्तव में उन मार्शल कलाकारों की असली भयानक शक्ति थी जो नश्वर क्षेत्र के शीर्ष पर खड़े थे। टिल्डर 4 और बाकी हैं। अध्याय 149 शीत युद्ध। इस अध्याय को याह्या अयाश और एरिक एस्पिनोजा ने प्रायोजित किया है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। चेन जियांग भी भीड़ में खड़ा था और पसीने से तरबतर था। हालांकि एल्डर डैन और वू काइमिंग दोनों ने एक ही समय पर कार्रवाई की थी, फिर भी लियाओ शाओयुन किसी अज्ञात तरीके से बच निकला। ये अंतरिक्ष दिव्य मार्शल कौशल होना चाहिए। ये जादूगर को हजारों ली से ज्यादा की यात्रा करके कम समय में बच निकलने की अनुमति देता है। वू काइमिंग ने ठंडी सांस ली। बाद में उसने जानवर मार्शल संप्रदाय के बुजुर्ग को ठंडी नजरों से घूरा। इसे कैद कर लो। एल्डर डैन का आदेश सुनते ही बीस्ट मार्शल सेक्ट के एल्डर के चारों ओर अचानक 9 काले छायाचित्र प्रकट हो गए। 9 लोगों की इस अप्रत्याशित उपस्थिति ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। वे सभी अजनबी के शरीर से निकल रही भयानक वध क्यूई को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। चेन जियांग कुछ कदम पीछे हट गया क्योंकि उन 9 लोगों ने उसे बहुत खतरनाक एहसास दिलाया था। ये लोग असल में एल्डर डैन जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। सबने काले कपड़े पहने थे और चेहरे पर नकाब लगाए हुए थे, जिससे साफ जाहिर था कि वे एल्डर डैन के आदमी थे। इस समय चेन जियांग ने सोचा कि उसे चरम वैवाहिक संप्रदाय की ताकत का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। उनकी कुल ताकत उतनी कमजोर नहीं थी जितनी दिखाई देती थी। रहस्यमयी 0वें मार्शल प्रांगण और हमेशा खाली रहने वाले पहले मार्शल प्रांगण की तो बात ही छोड़ दीजिए, दूसरे से 10वें मार्शल प्रांगण वाले लोग चरम मार्शल संप्रदाय में बहुत कम दिखाई देते थे। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की असली ताकत कई परतों वाले बादलों में छिपी हुई थी, जिसे दूसरे लोग पूरी तरह से देख नहीं पा रहे थे। लियाओ शाओयुन को घायल होना चाहिए था। चलो वापस मीटिंग के लिए चलते हैं। सबके मिशन रोक दिए गए हैं। सच्चे मार्शल संप्रदाय और पशु मार्शल संप्रदाय ने अपनी सीमाएं लांघ दी हैं। मैं उन्हें चरम मार्शल संप्रदाय पर खुलेआम धौंस जमाने की बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा। वू काइमिंग ने घोषणा की। पशु मार्शल संप्रदाय और सच्चे मार्शल संप्रदाय ने आज जो घृणित कार्य किया वह चरम मार्शल संप्रदाय की गरिमा को कुचलने जैसा था। हालांकि सभी शिष्य चुप रहे, लेकिन वे जोश से भरे हुए थे और बीस्ट मार्शल सेक्ट और ट्रू मार्शल सेक्ट के साथ तुरंत पूरी ताकत से हमला करने के लिए बेताब थे। चेन जियांग को भी 100 सच्चे एलिमेंटल डैन और 1 लाख क्रिस्टल स्टोन का इनाम मिला।
इस बार उसका योगदान भी कम नहीं था, यहाँ तक कि एल्डर डैन के पास भी इसे स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था और उनका लहजा भी काफी विनम्र हो गया। चेन जियांग को एल्डर डैन से ट्रू मार्शल दायरे में आगे बढ़ने का इनाम भी मिला। युन शियादाओ और अन्य लोगों की तरह चेन जियांग को भी 100 ट्रू एलिमेंटल डैन, 50,000 क्रिस्टल स्टोन और एक फटा हुआ इस्तेमाल किया हुआ लेवल 3 स्पिरिट वेपन मिला। बेशक ये सिर्फ आगे बढ़ने का इनाम था, उसे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट द्वारा दिए जाने वाले वार्षिक लाभ भी मिले, जो कि 100 ट्रू एलिमेंटल डैन और 1 लाख क्रिस्टल स्टोन थे। इन्हें बहुत ही शानदार इनाम माना जा सकता है। चेन जियांग अब धन से लबालब भर गया था। उसने ग्रैंड टूर्नामेंट के दौरान कुल मिलाकर 500 ट्रू एलिमेंटल डैन और 4,50,000 क्रिस्टल स्टोन प्राप्त किए थे। उसने झू रोंग से 2 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन प्राप्त करने के लिए 100 ट्रू एलिमेंटल डैन और 1 लाख क्रिस्टल स्टोन का भी इस्तेमाल किया था, जिससे चेन जियांग को भी अच्छा खासा मुनाफा हुआ। इसके अलावा उसने लू झेंगनान के साथ हुई शर्त में 3 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन और 1 9 सनफ्लेम्स फ्रूट भी जीत लिया था। तब तक चेन जियांग जब भी उठता उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। सिर्फ 10 दिनों की छोटी सी अवधि में उसने इतना कुछ कमा लिया था। हालांकि वह थोड़ा उदास महसूस कर रहा था, क्योंकि वह लालची छोटी ड्रैगनी हर रोज यही सोचती रहती थी कि उसके सच्चे एलिमेंटल डैन और बिल्डिंग फाउंडेशन डैन कैसे हासिल किए जाएं। खुशकिस्मती से उसके पास इस समय सच्चे एलिमेंटल डैन की कोई कमी नहीं थी, इसलिए जब उसका मूड अच्छा होता तो वह कभी कभार उसे 1-2 डैन दे देता था। चरम मार्शल संप्रदाय, पशु मार्शल संप्रदाय और सच्चे मार्शल संप्रदाय द्वारा सहे गए अपमान से सचमुच क्रोधित था। पहले ही क्षण दानशियांग ताओयुआन चरम मार्शल संप्रदाय का समर्थन करने के लिए आगे आया। इस बीच दिव्य अस्त्र स्वर्गीय साम्राज्य, आइसविंड घाटी, लोट्स द्वीप और प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय ने तटस्थ रहने का निर्णय लिया और किसी ने भी किसी का समर्थन नहीं किया। हाल की घटनाओं के कारण गु डोंगचेन, जो आदान प्रदान के लिए युवा ट्रू मार्शल रियल्म शिष्यों के साथ चले गए थे, जल्दी से संप्रदाय में वापस आ गए ताकि चर्चा कर सके कि वे भविष्य में होने वाली सभी प्रकार की चीजों से कैसे निपटेंगे। इस तरह के मामले में चेन जियांग को स्वाभाविक रूप से चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। उसे लगा कि उसके योद्धा भतीजे और भतीजी इसे खुद संभाल सकते हैं। अभी वह युन शियादाओ, झू रोंग, झू वेलोंग और वू कियान के साथ एक होटल में बढ़िया शराब के साथ खाना खा रहा था। बड़े भाई चेन, तुम्हें इस खाने का खर्चा तो देना ही होगा। तुमने वाकई बहुत पैसा कमाया है और तुम लेवल 4 के कीमियागर भी हो। टीएसके। युन शियादाओ विलाप करते हुए चिल्लाया। अगर चेन जियांग सिर्फ एक युवा ट्रू मार्शल रियल मार्शल आर्टिस्ट होता तो ठीक था, लेकिन साथ ही वह लेवल 4 का कीमियागर भी था। पूरे चेनवू मुख्य भूमि के अरबों लोगों में चेन जियांग जैसा दूसरा इंसान मिलना लगभग नामुमकिन होगा। वू कियान चेन जियांग के बगल में बैठी, चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए जूस पी रही थी। चेन जियांग उसे अपने साथ ले आया था, जिससे वह बहुत खुश हुई। हालांकि उनके बगल में एक बेहद खूबसूरत महिला खड़ी थी, फिर भी युन शियादाओ और बाकी लोगों ने कोई हरकत नहीं की। जब वे गु डोंगचेन के साथ बाहर थे तो वे वू कियान से भी परिचित हो गए। उन्हें पता था कि चेन जियांग के लिए उसके मन में भावनाएं हैं। छोटे भाई चेन, मैं तुम्हारे सामने शेख ही नहीं बघार रहा, पर मैं लाओ जू डीन से तारीफ पा चुका हूँ। हालांकि कहा जाता है कि मार्शल आर्ट का आदान प्रदान करना बकवास है, पर असल में यह असली लड़ाई के बहुत करीब है। मैंने दानशियांग ताओयुआन के एक आदमी को दया की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। झू रोंग ने विजयी हंसी के साथ कहा, बंद करो, ये सब बकवास है। मैंने सबकी बातें सुनी और सब कहते हैं कि दानशियांग ताओयुआन के शिष्यों में मजबूत मार्शल आर्ट नहीं है, उनका मुख्य पहलू कीमिया है। हर कीमियागर के पास संपर्कों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। अगर वे चाहते तो तुम्हें हराने के लिए 4-5 सच्चे मार्शल दायरे के मार्शल कलाकारों को बुलाना कोई बड़ी बात नहीं होती। जू वेलोंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा। वू कियान ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। जू वेलोंग ने जो कहा वह गलत नहीं है। हालांकि हम दानशियांग ताओयुआन के शिष्यों के खिलाफ जीत सकते हैं। अगर वे वास्तव में लड़ना चाहते हैं तो उनके संपर्कों के संबंध में हम निश्चित रूप से उनके विरोधी नहीं हैं। युन शियादाओ उनसे सहमत नहीं था। उसने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मुझे कम मत समझो, मेरे पास ड्यूल हेवन वैंस है। 3 प्रतियोगिताओं में से एक में प्रथम स्थान प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा अब मैं ट्रू मार्शल लेवल का मार्शल आर्टिस्ट हूँ। मैं ड्यूल हेवन वैंस की पूरी शक्ति का उपयोग कर सकता हूँ। यहाँ तक कि बड़े भाई चेन भी मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। वू कियान ने किसी को ये कहते सुना कि उसकी प्रेमिका की ताकत कमजोर है। वह नाराज नहीं हुई, बल्कि प्यार से मुस्कुराई। क्या तुम चेन जियांग के साथ जुआ खेलने की हिम्मत करोगे? युन शियादाओ ने खुशी से मुस्कुराते हुए चेन जियांग पर एक नजर डाली। युन शियादाओ के मन में आत्मविश्वास की कमी थी। हालांकि उसे अपनी मौजूदा ताकत पर पूरा भरोसा था, लेकिन अगर चेन शियादाओ के सामने उसकी स्थिति ठीक नहीं होती तो बात अलग थी। एक साधारण शर्त लगाते हैं, अगर मैं जीत गया तो बिल आपको देना होगा। अगर मैं हार गया तो अगले साल तक हम यहाँ खाने पीने के लिए आ सकते हैं और सारा बिल मैं दूंगा। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, हम जुआ कैसे खेलेंगे? तुम तय करो। युन शियादाओ उत्साहित था। वैसे भी सबसे बुरा तो यही होगा कि खाने पीने का पैसा ही हार जाए। चेन जियांग हल्के से मुस्कुराया। उसने खाली वाइन ग्लास की ओर देखा और पलक झपकते ही अदृश्य रंगीन यूनिवर्सल ट्रू क्यूई को मुक्त कर दिया, जो वाइन ग्लास के चारों ओर लिपट गई और उसे हवा में उड़ा दिया।
अपनी विशाल दिव्य इंद्रिय से उसने यूनिवर्सल ट्रू क्यूई को नियंत्रित किया और उसकी शक्तिशाली दिव्य इंद्रिय उसकी ट्रू क्यूई के साथ मिलकर एक अदृश्य शक्ति में परिवर्तित हो गई। इससे चेन जियांग वाइन ग्लास को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सका। वह छोटा सा वाइन ग्लास युन शियादाओ के सामने लटका हुआ था, बिना हिले। चेन जियांग मुस्कुराई और बोली, अगर तुम इस शराब के गिलास को जरा सा भी हिला पाई तो मैं हार जाऊंगी, वरना मैं जीत जाऊंगी। तुम्हारे पास सूर्यास्त तक का समय है। अभी शाम हो रही थी और रात होने में कुछ ही समय बाकी था। शराब का गिलास लटकता देखकर यू शियादाओ ने सोचा कि चेन जियांग ने अपनी शक्तिशाली दिव्य बुद्धि का इस्तेमाल करके गिलास लटका दिया है। उसके हिसाब से यह बस एक सामान्य चाल थी। यू शियादाओ ने मन ही मन इसका तिरस्कार किया। बाद में उसने गिलास पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। गिलास के संपर्क में आते ही उसे दिल का दौरा पड़ गया। वह गिलास हवा में कसकर लटका हुआ सा लग रहा था, वह हिल ही नहीं रहा था। चेन जियांग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। ये स्पष्ट था कि वह भी बहुत गंभीर था, क्योंकि वह सू मियाओ और बाई यूयू द्वारा सिखाई गई एक विशेष विधि का उपयोग कर रहा था, जिसमें सच्ची ची और दिव्य चेतना का एक साथ उपयोग करना सिखाया जाता था। अभी 3 और बाकी हैं। जियान एक्सियावल्ट का एक अनुवादित कार्य। अध्याय 0150 अस्पष्ट पूर्ववृत्त। अध्याय 150 अस्पष्ट पूर्ववृत्त। बड़े भाई चेन, आपने ये कैसे किया? युन शियादाओ का पूरा शरीर पसीने से भीग रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी वास्तविक ऊर्जा बढ़ाई, लेकिन परिणाम में कोई बदलाव नहीं आया और शराब का गिलास 1 इंच भी नहीं हिला। ये सच्ची क्यूई और दिव्य भावना दोनों का एक साथ उपयोग करने का परिणाम है। हालांकि मेरी खपत भी उतनी ही ज्यादा है। चेन जियांग का माथा पसीने से भीग गया था। जू रोंग और अन्य लोग आश्चर्यचकित थे। वे देख सकते थे कि चेन जियांग ने वास्तव में अपनी बहुत सारी शक्ति खर्च कर दी थी, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार के शक्ति प्रवाह का एहसास नहीं हुआ। ये भयावह था कि युन शियादाओ, जिसके पास ड्यूल हेवन वेंस थी, इस खाली वाइन ग्लास को हिलाने में असमर्थ थी। समय बीतता गया और आखिरकार रात हो गई। बाहर पूरी तरह अंधेरा छा जाने पर युन शियादाओ ने अपने हाथ आराम से रख दिए। हौंफते हुए वह पीछे की ओर झुक गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वहीं चेन जियांग को हल्की सी थकान महसूस हो रही थी। हे, तुम हार गए। चेन जियांग गर्व से मुस्कुराया। अब उसे बिल नहीं चुकाना था। इस दौरान जू रोंग और जू वेलोंग दोनों ने कई अच्छे और महंगे व्यंजन ऑर्डर किए और खाए। इस समय युन शियादाओ के चेहरे पर प्रशंसा का भाव था। वे दोनों लगभग एक ही समय में वास्तविक मार्शल क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन चेन जियांग की शक्ति उससे कई गुना अधिक थी। जू वेलोंग और जू रोंग भी अवाक रह गए। उन्होंने सोचा था कि वास्तविक मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उनके और चेन जियांग के बीच का अंतर कम हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चेन जियांग एक असाधारण व्यक्तित्व है। रात का समय था। चेन जियांग और वू कियानकियान सड़क पर टहल रहे थे। वे दोनों एक्सट्रीम डैम किंग प्रांगण की ओर लौट रहे थे, क्योंकि वे दोनों वहीं रहते थे। चेन जियांग, तुम सचमुच बहुत डरावने हो, एक लेवल 4 कीमियागर। वू कियानकियान ने धीरे से कहा। चांदनी की चमक में वू कियानकियान एक साधारण लेकिन सुरुचिपूर्ण सफेद पोशाक में और भी खूबसूरत और गरिमा में लग रही थीं। उनके परिपक्व और सुंदर चेहरे पर हल्की सी लाली के साथ वू कियानकियान आज रात विशेष रूप से मनमोहक लग रही थीं। कियानकियान, तुम्हारे पास ब्लू स्टार फायर स्पिरिट है। भविष्य में तुम रसायन विद्या के क्षेत्र में मुझसे कहीं आगे निकल जाओगी। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। पिछली बार लॉन्ग जुई की शरारत के कारण इस खूबसूरत लड़की ने उसे गलत समझ लिया था। चेन जियांग को राहत इस बात से मिली कि वू कियानकियान ने उस दिन जो कुछ हुआ था उसका जिक्र तक नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच कुछ हुआ ही न हो। घर पहुंचते पहुंचते वे बेफिक्री से बातें करते रहे। चेन जियांग को पता चला कि एल्डर डैन ने वू कियानकियान को कई हुनर सिखाए थे और उसे कई अनमोल कीमिया तकनीकें भी सिखाई थीं। ये साफ जाहिर था कि एल्डर डैन वू कियानकियान से बहुत प्यार करते थे। जैसे ही वे एल्डर डैन किंग के प्रांगण में दाखिल हुए, चेन जियांग ने लांग जुई को उत्साह से यह संदेश देते हुए सुना। चेन जियांग, उस पेड़ पर फल लगे हैं, मैं उन्हें खाना चाहता हूँ। चेन जियांग अपने दिल में खुश था। वू कियानकियान का सामना करते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, नीला गहरा पेड़ फल लाया है, चलो एक नजर डालते हैं। वू कियानकियान को पहले से ही नीले गहन वृक्ष के बारे में पता था। एल्डर डैन ने उसे चेतावनी दी थी कि वह इसे किसी को न बताए, और वू कियानकियान को चेन जियांग से कुछ सवाल पूछने के लिए भी कहा था। एक कीमियागर होने के नाते वू कियानकियान को पूरी तरह से पता था कि नीला गहरा फल कितना कीमती है। एल्डर डैन चाहते थे कि वू कियानकियान कुछ सवाल पूछे, जिससे उसके लिए ये बहुत मुश्किल हो गया। वह इस विषय को उठाने में भी बहुत शर्मिंदा थी। आंगन में पहुंचकर चेन जियांग ने देखा कि एल्डर डैन पेड़ पर लगे 20 फलों को देख रहे थे, जो नीले रंग की आभा से चमक रहे थे। चेन जियांग के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह यहाँ प्रकट हुई थी। चेन जियांग, 1 के बदले 3 लाख क्रिस्टल पत्थर, ये सब मुझे बेच दो। एल्डर डैन ने जोरदार लहजे में कहा। मैं तुम्हें ये क्यों बेचूंगी? चेन जियांग ने हल्की सी खर्राटे भरे स्वर में कहा। वो ये उससे खरीदना चाहती थी, फिर भी उसे गंदी नजरों से देख रही थी। मैं इनका इस्तेमाल बिल्डिंग फाउंडेशन डेंस को परिष्कृत करने के लिए करूंगा, तुम इसे परिष्कृत नहीं कर सकते। नीला गहरा फल दूसरे संप्रदायों के लिए न छोड़ना ही बेहतर है। एल्डर डैन का स्वर और भी ठंडा हो गया, लेकिन उसने चेन जियांग के खिलाफ ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि आखिरकार वही उसका युवा योद्धा चाचा था। चेन जियांग ने शरारत भरी हंसी हंसते हुए कहा,
आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं बिल्डिंग फाउंडेशन डेंस को परिष्कृत करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मुझे उन्हें आपको बेचना होगा। बिल्कुल, तुम बेच रही हो या नहीं? खैर, अगर तुम इसे रख भी लो तो भी इसका तुम्हारे लिए कोई उपयोग नहीं है। मैं बिल्डिंग फाउंडेशन डेंस को परिष्कृत करूंगा और तुम्हें 2 बिल्डिंग फाउंडेशन डेंस भी दूंगा। एल्डर डैन चिंतित थे, उन्होंने एक बार फिर अपनी आवाज ऊंची कर दी। चेन जियांग अचानक उत्सुक हो गया। ऐसा लग रहा था कि एल्डर डैन को सचमुच बिल्डिंग फाउंडेशन डेंस की जरूरत है। उसने अनुमान लगाया कि एल्डर डैन को अपनी गुप्त शक्तियों को विकसित करने के लिए बिल्डिंग फाउंडेशन डेंस की जरूरत थी। इस समय चेन जियांग को अचानक एक विचार आया। वह अपनी कीमियागिरी की प्रतिभा और ढेर सारे डेंस का इस्तेमाल करके अपनी ताकत विकसित कर सकता था, जो आगे चलकर उसके काम आएगी। मैं नहीं बेचूंगा, मैं बिल्डिंग फाउंडेशन डेंस को भी परिष्कृत करना चाहता हूँ। चेन जियांग ने अपने होंठ भींच लिए। अगर वह बिल्डिंग फाउंडेशन डेंस की नीलामी करता तो हर एक डैन कम से कम 3 लाख क्रिस्टल पत्थरों के लिए ठोस हो सकता था। इसके अलावा एक ही नीला गहन फल से वह 4 बिल्डिंग फाउंडेशन डेंस को परिष्कृत कर सकता था। अगर वह नीला गहन फल एल्डर डैन को बेचता तो उसे भारी नुकसान होता। अभी तुम्हारे लिए बहुत जल्दी है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पहले और भी सच्चे एलिमेंटल डेंस को परिष्कृत करता और अपनी ताकत बढ़ाकर अपनी लपटों को और भी भयानक बनाता। अगर तुम बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को परिष्कृत करना सीखना चाहते हो तो उसके बाद ही तुम्हें फिर से कुछ सामग्री इकट्ठा करनी चाहिए। अगर तुम अभी से परिष्कृत करना शुरू भी कर दोगे तो भी तुम 100 से ज्यादा बार असफल होगे। चेन जियांग ने अचानक उसे बीच में रोका और कहा, अगर मैं इसे अभी ठीक कर सकता हूँ तो अपना मुखौटा हटाओ और मुझे अपना चेहरा देखने दो। वू कियान उनके बगल में चुपचाप खड़ी थी, पूरी तरह से स्तब्ध। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चेन जियांग को एल्डर डैन की बात बार बार कहने की हिम्मत कहाँ से मिली। वू कियान देख सकती थी कि चेन जियांग एल्डर डैन से बिल्कुल भी नहीं डरता। एल्डर डैन ने चेन जियांग को उसकी औकात क्यों नहीं बताई? तुम बिल्डिंग फाउंडेशन डेंस को निखारो। हा। एल्डर डैन ने ऊपर देखा और पागलों की तरह हंसने लगे। हालांकि वह जानती थी कि चेन जियांग कीमिया में बहुत प्रतिभाशाली है, फिर भी उन्हें लगा कि चेन जियांग के लिए बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को निखारना अभी बहुत जल्दी है। इस समय शरारती ड्रैगननी लॉन्ग जुई ने चेन जियांग का रूप धारण किया और उसकी आवाज का इस्तेमाल करते हुए कहा, अगर मैं इसे और बेहतर बना सकूं तो क्या आप अपने कपड़े उतारकर मुझे देखने देंगी? एल्डर डैन की हंसी अचानक थम गई। चेन जियांग और वू कियान दोनों एक पल के लिए हैरान रह गए। वू कियान ने चेन जियांग को अपनी आंखों में एक अविश्वसनीय भाव से देखा। वह जानती थी कि चेन जियांग एल्डर डैन से निडर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह ऐसे शब्द कह सकता है जो उसे परलोक ले जाएं। बदमाश, तेरे पेट तो बढ़ते ही जा रहे हैं। एल्डर डैन की आवाज बेहद ठंडी थी, साथ ही उसमें थोड़ी सी वतकारी ऊर्जा भी समाई हुई थी। चेन जियांग ने इस बार लॉन्ग जुई को दोष नहीं दिया, उसने बस उपहास किया और कहा, क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो या नहीं? अगर तुम हार गए तो तुम अपने मुखौटे सहित कपड़े उतार दोगे। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें उन 20 नीले गहरे फलों के साथ नीला गहरा पेड़ दूंगा। मैं ये सब तुम्हें दे दूंगा। इस समय वू कियान पूरी तरह पसीने से लथपथ थी। उसे चिंता थी कि किसी भी समय एल्डर डैन चेन जियांग को थप्पड़ मारकर मार डालेंगे। वू कियान को शक होने लगा कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रही। दरअसल कोई था जो नश्वर लोक में साधना के शिखर पर खड़े एक अत्यंत शक्तिशाली मार्शल कलाकार को इतना उकसा रहा था। एल्डर डैन ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने देखा कि चेन जियांग बेहद आत्मविश्वासी था। वह खुद पर थोड़ा शक करने से खुद को नहीं रोक पाए। वह जानती थी कि चेन जियांग चमत्कार कर सकता है, उसने पहले भी कई बार खुद ऐसा होते देखा था। फिर भी उसे अब भी लग रहा था कि चेन जियांग के लिए बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को इस समय परिष्कृत करना बिल्कुल भी संभव नहीं था। वू कियान को भी लगा कि चेन जियांग के लिए यह असंभव है। हालांकि चेन जियांग के आत्मविश्वास को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह सच ही होगा। एल्डर डैन सोच रहे थे कि उन्हें चेन जियांग के साथ जुआ खेलना चाहिए या नहीं। अगर वह हार गईं तो उन्हें अपने कपड़े उतारने होंगे और चेन जियांग को खुद को देखने देना होगा। लेकिन दूसरी ओर अगर वह जीत गईं तो उन्हें एक बेहद तेज बढ़ने वाला नीला गहन वृक्ष मिलेगा। इसके अलावा उन्हें 20 नीला गहन फल भी मिलेंगे। भले ही वह निर्वाण क्षेत्र की एक मार्शल आर्टिस्ट थी, फिर भी वह इस प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। बस अपने कपड़े उतारकर किसी पुरुष को देखने देना है। इसमें क्या बड़ी बात है? क्या ये करना बहुत आसान नहीं है? अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और आप जीत गए तो आपको 20 नीले गहन फल और एक नीला गहन वृक्ष मिलेगा। चेन जियांग ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। वू कियान भी सोच रही थी कि अगर वह खुद ऐसी ही स्थिति में होती तो क्या वह इस तरह की शर्त मान लेती। हालांकि वह जानती थी कि उसका शरीर एल्डर डैन के शरीर जितना मूल्यवान नहीं है। आखिरकार वह तो निर्वाण स्तर की महिला मार्शल आर्टिस्ट का अद्वितीय शरीर है। कुछ क्षण विचार करने के बाद एल्डर डैन ने अपने दांत भींचे और कहा, मैं ये शर्त स्वीकार करूंगा। टिल्डर 2 और बाकी हैं। थोड़ा देर हो जाएगी, अभी अनुवाद जारी है। जियान एक्सियावल्ट का एक अनुवादित कार्य।